महाराष्ट्र की जनता ने देवेंद्र जी को क्यों चुना? डेवलपमेंट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। जब विकास होगा तब ये होगा। आज एक पेड़ माँ के नाम, ये इतना इमोशनल इनिशिएटिव किसी सरकार ने सोचा? तो आपको मेट्रो भी चाहिए, ट्रैफिक भी नहीं चाहिए, रास्तों में गड्ढे भी नहीं चाहिए, सब कुछ चाहिए, झाड़ भी नहीं। ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आप कम्युनिस्ट लोगों को सोशल मीडिया से अनफॉलो कर दो, आपको बहुत अच्छा दिखेगा। ठीक है, अगर आप इतना ही खुल रहे हैं तो मुझे आपसे ये पूछना है, कॉकरोच जनता पार्टी का हाँ। नीट को पेपर को लेकर कि वो लीक हुआ, तो उसको लेकर आपको क्या कहना है? जनता पार्टी क्लियर बोल रही है, हमारा पहला विषय है। आप समझो, फॉर एग्जाम्पल, आज अगर मैं बीजेपी में हूँ, अगर कल मैं किसी और पार्टी में जाता हूँ या मैं खुद का निकालता हूँ, तो मैं एक्सेप्ट करूँ ना, मैं बीजेपी का पार्ट नहीं हूँ। नहीं तो ऐसा लगेगा खाली सरकार की तारीफ कर रहे हैं। तो सरकार तारीफ के काबिल है, ये सरकार तारीफ के काबिल है, इसके लिए तारीफ हो रही है। इतनी जगह पे कॉन्ट्रैक्टर और नाला क्लीनिंग के नाम पे स्कैम करने का प्रयास कर रहे थे, उसको हमने ही उजागर किया। देखिए, यही ब्यूटी है भारतीय जनता पार्टी की। मुझे इतना पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में कम प्रॉब्लम्स आएंगी। मैं 100% ये नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएंगी मुंबई में। नमस्कार सर। नमस्ते। निखिल व्यास जी का स्वागत है आरटीटी के पॉडकास्ट में। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर कि आपका समय हमें मिला, और ये पॉडकास्ट भी आपकी जर्नी से शुरू करते हैं। क्या ये सच है कि 18 साल की उम्र से आपने पॉलिटिकल करियर आपका स्टार्ट कर दिया? पॉलिटिकल करियर, ये बहुत प्रोफेशनल साउंड करता है। मैं 16 साल का था तब से ही पार्टी में सक्रिय था, अलग अलग स्तरों पे। पर हाँ, जब मैं 17 साल का था तब मैंने पहली बार एक जवाबदारी को स्वीकारा, और वो था चारकोप विधानसभा का मंडल का जनरल सेक्रेटरी, युवा मोर्चा का। तो 16 साल में ऐसा क्या इंसिडेंट हुआ था कि आपने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी पॉलिटिकल वे में? ऐसा कोई कभी राजनीति में, मेरे फादर कोई राजनीति में नहीं था। हम सब संघ से जरूर जुड़े थे। मेरे चाचा आरएसएस में बहुत सीनियर अधिकारी थे, पर दादाजी के भाई। पर परिवार में कोई राजनीति में कोई नहीं था, सब मध्यम वर्गीय शिक्षक परिवार। पर एक दिन मैंने मेरे मामा के घर पे प्रमोद महाजन जी, स्वर्गीय प्रमोद जी की एक भाषण सुनी, और मुझे बहुत प्रभावित हुआ मैं उस भाषण से। मैं दोहराता था तो सब बोलते, अरे वाह, सेम प्रमोद जी जैसा बोलता है, सब प्रमोद जी बहुत जैसा बोलता है। और मुझे लगता है कभी कभी एंकरेजमेंट बहुत ज़रूरी होती है, और वो उस एंकरेजमेंट के कारण मुझे ऐसा लगा कि मुझे इसमें इंटरेस्ट है। पर मुझे इसमें राजनीति में जाना है, इसमें पद लेना है, इसमें ये लेना है, ऐसा कभी मन में नहीं था। हाँ, ये लाइन मुझे पसंद आने लगी थी, तो मेरा लगा कि नहीं, मुझे इसमें जाना है। और फिर उसके भी पहले हम ऑर्कुट की शाखा, अब ये अपने आरएसएस की शाखा ऑर्कुट पर, आप, मुझे मालूम नहीं आप कभी ऑर्कुट का अकाउंट आपके पास था कि नहीं। फेसबुक के भी पहले ऑर्कुट था। तो ऑर्कुट के माध्यम से हम राष्ट्रहित में काम करने वाले युवा, जिसको शायद संघ परिवार मालूम नहीं है, ऐसे युवाओं को दादर की पितृचाया कार्यालय है आरएसएस की, उसमें हम मिलते थे। मैं था सीनियर काउंसिल, अभी हाईकोर्ट में विक्रम मालावलकर जी है, अमित चैटर्जी है, प्रणव भोंडे जी हैं। ये हम 4-5 युवाओं ने मिलकर ये चालू किया था, और फिर वहीं से राजनीति में धीरे धीरे जुड़ते गए। ठीक है निखिल सर, जितने भी बड़े एमएलए हैं, एमपी हैं, वो सारे संघ से निकले। ठीक है, ज़्यादातर हमने जिनका पॉडकास्ट किया है सबने संघ के बारे में बताया। आपकी विचारधारा क्या है संघ को लेकर? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में जो भी है वो संघ की विचारधारा से ही होगा। संघ तो हमारी माँ है, इट्स अवर मदर आइडियोलॉजी। वहीं से तो भारतीय जनता पार्टी आई है, तो उसमें तो ये तो स्वाभाविक ही है। और संघ की विचारधारा तो बहुत सिंपल है। संघ कुछ नहीं करता, संघ सिर्फ राष्ट्र हित में काम करने वाले स्वयं सेवकों का निर्माण करता है। संघ किसी राजनीति में इंटरफेयर नहीं करता, संघ किसी पॉलिसी में इंटरफेयर नहीं करता। संघ तो सिर्फ शाखा के माध्यम से देशभक्ति संघ के स्वयंसेवक निर्माण करता है। आपका कंट्रीब्यूशन जब बीजेपी में जनरल सेक्रेटरी हैं, एजुकेशन सेक्टर में आपका कंट्रीब्यूशन है, आपका यूथ लीडर में कंट्रीब्यूशन है, आईटी सेल में है, स्किल डेवलपमेंट में है, वुमेन एम्पावरमेंट में है, एजुकेशन में, तो इतनी सारी चीज़ें हैं, करना क्या है आपको देखिए, सोसाइटी के लिए? भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही क्लियर है, नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट। इसके लिए हम नहीं तय करते कि हमको क्या करना है, कि हमको नगर सेवक बनना है, कि हमको आमदार बनना है।
ये तो पार्टी की जो शीर्ष नेतृत्व है वो समय समय पे निर्णय लेते हैं। एक कैप्टन जैसे होता है, उसको लगता है इस बार ऑफ स्पिनर चाहिए तो ऑफ स्पिनर, इस बार उसको लगता है लेग स्पिनर चाहिए तो लेग स्पिनर। तो जो पार्टी जिम्मेदारी देती है उसमें हम झुक जाते हैं। आपने एक सेक्टर क्यों नहीं चुना कोई भी, कि अगर आपको लीडर्स को लेकर करना है तो आप नहीं, youth के पास जाएं? देखिए कभी भी कोई एक इशू बेस्ड पॉलिटिक्स में कभी करना ही नहीं चाहता था, क्योंकि मैं आइडियोलॉजी बेस्ड पॉलिटिक्स करता हूँ। जो हमारी विचारधारा है, संघ की विचारधारा है, वो किस तरीके से उसके माध्यम से हम युवाओं को भारत के प्रति समर्पित कैसे करें, इस मिशन में जो जो स्ट्रीम्स आएंगी वो स्ट्रीम को हम छुएंगे। शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, कौशल्य विकास ये बहुत जरूरी है, यूथ अवेकनिंग बहुत जरूरी है। और इसके लिए हमेशा ही मैंने वो विषयों पे काम करने की प्रयास की जिसमें एक्चुअली प्रैक्टिकली समाज की जरूरत है। सेटिस्फाइंग आंसर। सर इतना एजुकेशन आपने, मतलब आप ऐसा नहीं कि आप पहली फेल है या दूसरी फेल है, आपने एजुकेशन वे में भी बहुत अच्छा नाम बनाया। तो ये सब करने के बाद क्या आपको कोई और रास्ता नहीं मिला पॉलिटिक्स में आने के लिए? देखिए मैं आपको फिर बता दूं, लाल कृष्ण आडवाणी जी ने बहुत सुंदर स्टेटमेंट दिया था, ये राजनीति हमारे लिए कोई प्रोफेशन नहीं है, राजनीति ये हमारे लिए कमिटमेंट है, ये हमारा पैशन है देश हित में काम करने के लिए। मुझे बहुत जन बोलते हैं इसमें आपकी फॉल्ट नहीं है कि तुमने मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी किया है, तुम पीएचडी कर रहे हो, इतनी बड़ी संस्था चलाते हो, तो आप तो ऐसे भी बहुत आरामदायक जीवन जी सकते हो, आपको ये सब की क्या जरूरत है। ऐसा नहीं है। और ये सिर्फ राजनीति के लिए लिमिटेड नहीं है। मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी करने के बावजूद मुझे अभी पीएचडी करने की कोई एकेडमिक जरूरत नहीं है, पर हमेशा ही यू हैव टू बी लाइक अ फ्लोइंग वाटर। आप फ्लोइंग वाटर की तरह रहते हो तो आपके अंदर नई नई चीजें आती है, आप खुद को अपग्रेड करते हो, अपडेट करते हो। और मुझे लगता है हर यंगस्टर को हर 2 साल में कोई ना कोई एक कोर्स करना चाहिए। मैं आपको एक मजेदार कहानी बताता हूँ। मैं अपने परिवार के साथ 2 साल पहले यूएस घूमने गया था। तो मैंने खुद आइटनरी बनाई, मैं किसी ट्रैवल एजेंट के पास नहीं जाता हूँ, खुद सब रिसर्च करता हूँ। तो मेरे पास बहुत ट्रैवलिंग था। उस सारे ट्रैवलिंग के दौरान मैंने 3 सर्टिफाइड एआई के कोर्सेज कर लिए, वो बस में इसमें। तो और ऐसा नहीं कि उसमें मैंने परिवार एंजॉय नहीं किया, पर आपको हमेशा ही खुद को अपडेट करना पड़ता है, आपको अपग्रेड करना पड़ता है। और ये राजनीति को मैं एकदम ये प्रोफेशनली लेता नहीं हूं कि बाबा ये पद चाहिए वो पद चाहिए। हमें जो काम दिया है पार्टी ने उसको 100% प्रामाणिकता से पूरा करना है। आपको लगता है बिना पद के उतनी सारी चीजें मिल पाती हैं एक पर्सन को? क्योंकि पद रहता है तो आपको डिसीजंस लेने में प्रॉब्लम नहीं होता। नहीं देखिए, मैं एकदम प्रैक्टिकल यूथ लीडर हूं, मैं बिल्कुल हिपोक्रेट नहीं हूं। आपके पास जवाबदारी, सो भारतीय जनता पार्टी इज अ पार्टी जिसमें हम पद नहीं बोलते हैं, हम जवाबदारी बोलते हैं। पद ये बहुत औहदेवान लगता है, बहुत डोमिनेटिंग टर्म है, हमारे में जवाबदारी है। तो हाँ, अगर आपके पास कोई बड़ी जवाबदारी होती है तो आप ज्यादा एग्जीक्यूट कर पाते हो, आप ज्यादा परफॉर्म कर पाते हो। अगर आप कम जवाबदारी होगी या जवाबदारी नहीं होगी तो आपके सवाल का एकदम प्रैक्टिकल आंसर है कि हाँ, अगर जवाबदारी आपके पास होती है तो आप और बेटर परफॉर्म कर सकते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं अगर पद है और बिना पद के? नहीं, आपको समझो अभी मैं शिक्षण समिति में हूँ, तो शिक्षण समिति में वहां जाके नाश्ता खाना है हमारा काम नहीं है। हम नए नए पॉलिसीज ला रहे हैं, हम नए नए स्टेप्स ले रहे हैं। अभी मुंबई के अध्यक्ष अमित साटम जी ने और हमारे मेयर और एजुकेशन कमिटी राजेश ताई ने पूरा जीरो करप्शन के लिए किया। आपको मालूम होगा कि मुंबई महानगर पालिका के स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को 27 चीजें मिलती थी, और वो 27 चीजें परचेज करने का बीएमसी का तरीका इतना फ्रॉडलेंट था, इतना करप्ट था। हमने उसको सिंपल कर दिया, हम सब उसको ऑनलाइन डाल दिए हैं। आपको पोर्टल से जो रजिस्टर्ड होंगे, जो खुद मैन्युफैक्चर होंगे, डायरेक्ट उनसे बीएमसी खरीदेगी। कोई बिचौलिए, कोई दलालों के पास जाने की जरूरत नहीं है। और ये मुझे लगता है इस 100 डेज का मुंबई कॉरपोरेशन का, जब से देवेंद्र जी के नेतृत्व में मुंबई कॉरपोरेशन चल रही है, ये सबसे बड़ा स्टेप है जहां पे हमने शिक्षण समिति के माध्यम से दी हुई चीजों को एक पोर्टल के माध्यम से ही परचेज कर सकते हैं, सिर्फ मैन्युफैक्चर से परचेज कर सकते हैं। ये हमने 100 दिन के अंदर लाके इंप्लीमेंट भी कर दिया। चलेगा, शिक्षा के ऊपर मैं आता हूँ, एजुकेशन के ऊपर। उसके लिए तो पूरे देश में अलग ही मामला चल रहा है। जॉब एम्प्लॉयमेंट इतनी प्रॉब्लम क्यों पड़ रही है सर? क्या स्किल्स की प्रॉब्लम है या फिर हमारे सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है एजुकेशन के अंदर? देखिए, मैं इसमें 3 चीजों में डिवाइड करता हूँ, ठीक है। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, हम चर्चा कर रहे हैं, और मैं एकदम कोशिश करूंगा ऐसे भी फिल्टरलेस हूं और आज भी पूरा फिल्टरलेस रहूंगा। देखो, इसमें 3 चीजें हैं। सबसे पहले तो
आप अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में निकालिए कि कितने आपके दोस्त हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं। अंडर एम्प्लॉयड हो सकते हैं, भाई समझो किसी को XYZ पोस्ट मिलनी चाहिए पर वो ABC पोस्ट पे काम कर रहा है, पर आप अगर ढूंढने जाओगे तो आपके लिस्ट में अनएम्प्लॉयड कितने दोस्त है, ये मुझे लगता है शायद कम मिलेंगे। दैट डजंट मीन कि एम्प्लॉयमेंट की इश्यूज नहीं है। सेकेंड इशू ये है कि एक फेज पर आकर यूथ बहुत डिमांडिंग भी हो जाता है। अब मैंने स्किल सेंटर चलाया है, मैंने रिटेल की ट्रेनिंग दी है, मैंने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज की ट्रेनिंग दी है, मैंने बेसिक से बेसिक स्किल्स की ट्रेनिंग दी है, पर जब जॉब आता है, भाई आप क्रोमा में काम करो, इसमें का आज मुझे बताइए, गिग वर्कर्स जो ये सारे जेप्टो हैं, ब्लिंकिट है, ये सब पे काम करने यंगस्टर्स हैं, इनको मैं सलाम करता हूं। मैंने जब गिग वर्कर्स का एक इश्यू पे काम किया था, उनको बाइक्स दिलाई थी, बहुत कुछ उनको सुविधा दी थी, तो मुझे एक जन ने बोला तू उनको ये डिलीवरी बॉय बनाना चाहता है? हाँ बनाना चाहता हूं, परमानेंटली नहीं बनाना चाहता। गिग वर्कर्स ये बैकबोन बन चुकी है अपने देश की इकोनॉमी की। उसका मैं आपको उदाहरण देता हूं। आज आपको याद होगा कि कॉल सेंटर का एरा था, कॉल सेंटर का फेज था, तो जो लोग कॉल सेंटर में काम करते थे वो क्या आज भी कॉल सेंटर में काम करते हैं? सर हमने खुद काम किया है। एग्जैक्टली। तो वो कॉल सेंटर के माध्यम से शुरू किया, घर की मजबूरी उस वक्त संभाली, और आज वो लोग बड़े बड़े पोस्ट पे हैं, उन्होंने एक्सपीरियंस गैदर किया। गिग वर्कर्स का भी मैं आपको अश्योरेंस देता हूं, मुंबई के अंदर में और आने वाले दिनों में गिग वर्कर्स के लिए बहुत काम करने वाला हूं। और गिग वर्कर्स को मैं बता रहा हूं, आज आपने इस काम से शुरू किया है, आप यही काम करते रहेंगे ऐसा नहीं है, पर आपको मालूम है सर, आज एक गिग वर्कर 35 से 40 हजार रुपया सेव कर लेता है महीने का। तो आज अगर उसकी परिस्थिति खराब है तो आप बोलोगे वो गिग वर्कर है, वो रिस्पेक्टेबल काम नहीं है। हर काम रिस्पेक्टेबल है, वही इंसान रिस्पेक्टेबल है जो काम कर रहा है, जो काम नहीं कर रहा है वो गलत कर रहा है। और तीसरा और सबसे बड़ा है स्किल गैप, जो हमारा कॉलोनियल एरा से, अंग्रेजों के जमाने से जो हमको पढ़ाया जा रहा है, उससे हम 33 लाख क्लर्क सालाना पैदा कर रहे हैं। और इसके लिए स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से, शायद जैसे मोदी जी हो, महाराष्ट्र में देवेंद्र जी हो, मंगल प्रभात लोढ़ा जी उसकी मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, हम स्किल गैप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से, और वहां पे वो कोर्सेज कर रहे हैं। जैसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है, वैसे ही स्किल गैप है। हर जिले का स्किल गैप क्या है, जैसे जलगांव में काम करने वाले को उसको एग्रो आना चाहिए, केले पे काम करना चाहिए। अगर आप रत्नागिरी जाते हो तो वहां का अलग है, अगर आप डापोली साइड जा रहे हो तो वहां का स्किल्स अलग है। और इस तरीके से गवर्नमेंट स्किल गैप पे काम कर रही है। कंपनीज को क्या चाहिए, हमारे केंद्रीय मंत्री और खासदार पीयूष गोयल जी का कांदिवली ईस्ट स्किल डेवलपमेंट सेंटर देखिए, 55,000 जॉब्स अभी तक हम क्रिएट कर चुके हैं। जॉब करने वाले को ना पीयूष गोयल जी की टीम ने पूछा आप उत्तर मुंबई में रहते हो कि बाहर रहते हो, आप महाराष्ट्र में रहते हो कि बाहर रहते हो, 55,000 से ज्यादा हमने जॉब्स क्रिएट किए। किस तरीके से किए? हमने कंपनीज को इन्वाइट किया, भाई आपको कैसा स्किल्ड लेबर चाहिए, उसकी ट्रेनिंग आप खुद दो। हमने यूथ को बुलाया, जिसको जॉब चाहिए डायरेक्ट जुड़ जाइए, और इस तरीके से हमने स्किल गैप कम किया और लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। ओके, तो मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगा नहीं, मैं बस आपको वर्ड दे रहा हूँ, आप बताइए उसके बारे में। नीट और यूपीएससी के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे, करंट अफेयर्स में भी और जो चल रहा है उसके लिए भी? देखिए, आप बहुत सिंपल में पूछ रहे हैं, मैं ऊपर नहीं बता रहा, आप कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में पूछ रहे हैं। मैं कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों से 2 सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप आम आदमी पार्टी से अभी भी जुड़े हुए हैं, या आपने ऑफिशियली राजीनामा दे दिया है? अगर आपने ऑफिशियली राजीनामा दे दिया है या आप अभी उसके पार्ट नहीं हो, तो क्या आप आम आदमी पार्टी की वर्किंग स्टाइल से खुश नहीं थे? आपको लग रहा है आम आदमी पार्टी का भविष्य नहीं था, इसके लिए आपने बी टीम खड़ी की है? क्योंकि इसमें तो कोई दो राय नहीं है, उनके ही स्पोक्स पर्सन है, उनके ही थिंक टैंक्स हैं। सिसोदिया जी के साथ काम किया है दीपेश जी ने, उनके जो दूसरे स्पोक्स पर्सन है वो आम आदमी के स्पोक्स पर्सन बन के मीडिया में जाते थे। तो ऐसा क्या बुरा समय आ गया आम आदमी पार्टी का कि आप आम आदमी पार्टी छोड़ के सीजेपी बना रहे हो? दूसरा सवाल, अगर आप सीजेपी बना रहे हो तो क्या खाली ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है कि सिस्टम के खिलाफ है? और अगर सिस्टम के खिलाफ है तो जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार नहीं है, क्या आप उनके सरकार के अगेंस्ट बोल रहे हो? और क्या सारा अपोजिशन दिशाहीन हो चुका है, मुद्दाहीन हो चुका है? मतलब आप समझो, आप एक दुकान चला रहे हो, ठीक है, आप एक बिजनेस चला रहे हो और आप दूसरे का बिजनेस प्रमोट कर रहे हो। अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, ये सारे लोग सीजेपी को प्रमोट कर रहे हैं।
तो आप ये सब मान चुके हो कि आपकी पॉलिटिकल पार्टी अब जीरो हो चुकी है, लोगों का विश्वास नहीं है आपकी पार्टी पे, ये आप एक्सेप्ट कर चुके हो, इसके लिए आप सीजेपी को सपोर्ट कर रहे हो। तो ये सब भोगलापन है, टुकड़े टुकड़े गैंग है, इनको कोई ना कोई इशू क्रिएट करना है। उन्होंने एआई में डाला, एल्गोरिदम चेक किया, यूथ कौन से चीज पे जुड़ेगा, इस पे जुड़ेगा, ये विषय लाया है। ठीक है, अगर आप इतना ही खुल रहे हैं तो मुझे आपसे ये पूछना है कि आपको पता है टॉपिक क्या है बताइए। कॉकरोच जनता पार्टी का? हाँ। नीट को पेपर को लेकर कि वो लीक हुआ, तो उसको लेकर आपको क्या कहना है? नहीं, कॉकरोच जनता पार्टी क्लियर बोल रही है, हमारा पहला विषय ये है, इट इज अ पॉलिटिकल आउटफिट और पॉलिटिकल मूवमेंट और अ पॉलिटिकल पार्टी। पहले यही क्लियर नहीं है, आप लोगों को गुमराह कर रहे हो। आप वही लोग, आप समझो फॉर एग्जांपल, आज अगर मैं बीजेपी में हूं, अगर कल मैं किसी और पार्टी में जाता हूं या मैं खुद का निकालता हूं, तो मैं एक्सेप्ट करूं ना, मैं बीजेपी का पार्ट नहीं हूं। आज भी आप उन्हीं पार्टियों के लिए, इसमें से एक जने जो ध्रुव राठी के लिए स्क्रिप्ट लिखते हैं, तो इट इज जस्ट द सेम पीपल हु आर वर्किंग अगेंस्ट द एस्टैब्लिशमेंट। जो करंट एस्टैब्लिशमेंट है, जो करंट रूलिंग पार्टी है, उसके अगेंस्ट काम करने वालों ने अपना मुखौटा चेंज कर दिया है। तो इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है जो हम इनको पूछें? और आप बोल रहे हैं कि इनका इशू ये है, तो उन इश्यूओं पे मोदी जी को गालियां देना, उसमें आजादी के नारे लगाना, वही आजादी के नारे जो कश्मीर में लगे थे, वही आजादी के नारे जो जेयूनी में लगे थे, क्या संबंध है ये सबका भाई? और इसके लिए अगर आप उनके सोशल मीडिया फॉलोअर्स भी देखेंगे तो एवरीडे डिक्लाइन हो रहे हैं, लोगों के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। और अपोजिशन के पास, मैं आपको फिर बता रहा हूं, पहले ना मुद्दा बचा था, ना दिशा बची थी, अब खुद का नाम भी नहीं बचा है। इसके लिए नए नए नाम खड़े करके लोगों को गुमराह करके देश में एक इतनी स्मूथ गवर्नमेंट चल रही है, इनका उद्देश्य है। राहुल गांधी ओपनली बोल रहे हैं कि नेपाल जैसा मूवमेंट यहां पे क्यों खड़ा करेंगे आप यंगस्टर्स को क्यों गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं? इस हालत में भी हमारी जीडीपी अच्छी है, इस हालत में भी हमारा रिसेशन दूसरों से बेटर काम कर रहा है, इस हालत में भी हमारी ग्लोबल, अभी आप देखिए, आप G7 के हिस्से नहीं है भारत, उसके बावजूद हमारे देश के प्रधानमंत्री सेंटर में खड़े हैं। कल डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा कि जब तक मोदी जी इस देश के नेता हैं, तब तक जो इंडिया पे हमला करेगा, यूएस उसके अगेंस्ट हमला कर देगा। तो इतनी टाइट पोजीशन आज हमारी ग्लोबली होने के बावजूद आप क्यों डिसरप्शन क्रिएट करना चाहते हैं? कुछ तो उसका ठोस वजूद होना चाहिए। अगर पेट्रोल के प्राइस बढ़ रहे हैं तो क्या दूसरे कंट्री में नहीं बढ़ रहे हैं? क्या वो ग्लोबल क्राइसिस के कारण नहीं था? क्या इंडिया की कोई इकोनॉमी फेलियर हुई? क्या इंडिया का कोई भी पब्लिक सेक्टर काम नहीं कर रहा है? किस कारण से? और इसके लिए मैं आपको बता दूं, भारत का युवा ये बहुत समझदार है, भारत का जेनजी ये बहुत स्ट्रांग है। मेरे एक फ्रेंड है, मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से नाम नहीं लेना चाहता हूं, स्टूडेंट थी, अब फ्रेंड जैसी है। वो हमेशा ही बहुत मुद्दों पे, ऐसे मुद्दों पे कमेंट करते हैं जो मुझे अच्छा नहीं लगता था, पर सीजेपी के ऊपर उसने क्लियर कट बोला, हम बेवकूफ नहीं हैं, हम बेवकूफ नहीं हैं। ये यंगस्टर्स का क्लियर माना। पेपर लीक के बारे में आप क्या बोलेंगे फिर? नहीं, उसकी जांच चालू है, अभी वो टेलीग्राम का विषय आया है, उसका एक फीचर का विषय है, उसकी एजेंसी जांच करेगी। नतीजा आने के पहले आप जंपी होंगे और बहुत फेल हो गए। उन्होंने अगर सच में मूवमेंट किया होता ना, तो देश का युवा शायद सपोर्ट कर देता, क्योंकि लोगों की इमोशंस डिस्टर्ब हुई थी, नहीं हुई थी ऐसा नहीं है, पर उसका अनड्यू एडवांटेज लेने का जो प्रयास किया वो फेल हुआ। जहां तक पेपर लीक का बात है, अब वो टेलीग्राम के ऊपर भी एक्शन लिया गया है, उसकी सारी आएगा, सब बाहर आ जाएगा। जो होगा, जो जिसके लिए जिम्मेदार होगा, उसको सजा मिलेगी। कहीं ना कहीं पेपर लीक, अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे आपने मुझे पूरा आंसर भी दिया सही से, इसी का कारण था कॉकरोच जनता पार्टी? बिल्कुल या नहीं। फिर मैं आपको फिर बता रहा हूं, बिल्कुल नहीं। क्या कांग्रेस जनता पार्टी, ये क्या कांग्रेस जनता पार्टी, क्या कॉकरोच, सॉरी कांग्रेस सॉरी, तो कॉकरोच कांग्रेस जनता पार्टी में वही लोग हैं जो उन पार्टियों में काम करते थे, उनके थिंक टैंक थे। ये कोई लोगों का मूवमेंट नहीं है। ध्रुव राठी बाहर बैठ के क्या नहीं कर रहे, जग जाहिर होगा। उनके ही स्क्रिप्ट राइटर आगे आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी का स्पोक्स पर्सन करके वो मीडिया में जाते थे, अब वो बोलते वो तो मीडिया लिखती थी, मैंने नहीं बोला। आपके स्क्रीन पे था ना, कल उठ के आप यहां नीचे दूसरी पार्टी का नाम लिख दोगे तो मैं ऑब्जेक्शन लूंगा ना। तो आप आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन नहीं भी होंगे तो उनका फेस बन के आप मीडिया में जाते थे। तो मेरा फिर सवाल है, आप एक बार पब्लिकली बोल दो हम आम आदमी पार्टी से अब जुड़े हुए नहीं है और हमको आम आदमी पार्टी। आप ए स्टोर से बी स्टोर कपड़ा खरीदोगे तो आप ये मानोगे ना मुझे ए स्टोर के कपड़े नहीं अच्छे लग रहे हैं? इतना तो मान लो कि आम आदमी पार्टी का कोई भविष्य नहीं है।
इसके लिए हम अपॉर्चुनिस्ट है और इसके लिए हम बी पार्टी चले गए या बी पार्टी बना ली। जी, ये टॉपिक का आखिरी सवाल मेरा ये है कि आपको लगता है एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन देना चाहिए? 100% नहीं देना चाहिए। क्यों? आप किस विषय पे लाए हो, क्या वो हुआ है, उसकी जांच होगी, उसके बाद सारे एक्शंस होंगे। उसकी जांच बिना किए आप कैसे करोगे? 100% इस विषय पे राजीनामा नहीं देना चाहिए। ठीक। 1 साल पहले आपका एक पॉडकास्ट आया था जिसमें आपने कहा था कि जो पब्लिक टॉयलेट्स हैं, इसको लेकर आप थोड़ा काम कर रहे हैं कि कोई ऐप आएगा जहाँ से लोगों को पता लगेगा कि नियर बाय कौन सा टॉयलेट है। तो इसके ऊपर कुछ काम चल रहा है अभी भी? देखिए, हाँ, बहुत लेवल पे चल रहा है। कलेक्टर लेवल पे वो काम हो रहा है, मुंबई लेवल पे काम चालू है। मुंबई कॉरपोरेशन कर रही है कि किस तरीके से सारे टॉयलेट्स को यूनिफाई किया जाए, एक स्टेज के अंदर ले जाए। पीयूष गोयल जी खुद एक 2025 टॉयलेट्स को एक मॉडल टॉयलेट्स, बायो टॉयलेट्स के रूप में ला रहे हैं, जिस तरीके से पब्लिक टॉयलेट्स को एक तो जो हैं एग्जिस्टिंग है उनको इम्प्रूव किया जाए, जहाँ नए लगे वहाँ नए बनाए जाए। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो हाईवे पे बहुत कम है। बहुत ज़्यादा। हमारे लीडर हैं प्रवीण दरेकर जी, उन्होंने एक हाईवे पे स्टार्टिंग पॉइंट पे बहुत बढ़िया एसी वाला टॉयलेट बनाया। इस तरीके से गवर्नमेंट हाईवेज पे और इंटरनल रोड्स पे भी किस तरीके से वॉशरूम्स बने और उसका एक ऐप बने, उसकी एक तैयारी चालू है। अब मैं डीपीसी का मेंबर नहीं हूँ, पर जब डीपीसी का मेंबर था उसका फॉलोअप चल रहा था और मुझे लगता है वो काम बहुत जल्दी हो जाएगा। जब मैंने आपके पॉडकास्ट देखे ना, ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए पूछा सर, क्योंकि हाल ही में 1 मंथ पहले हमने एक पॉडकास्ट किया था। मुंबई के वन ऑफ द बेस्ट ट्रैवल एजेंट के ओनर थे। उन्होंने बोला कि बाहर से लोग इसीलिए नहीं आ रहे मुंबई में बिकॉज बहुत सारे अलग अलग रीजन्स भी हैं। वुमेन सेफ्टी भी उसमें एक है, बट टॉयलेट्स को लेके भी बहुत प्रॉब्लम चल रहा है मुंबई में। अगर आपको कहीं जाना है तो वो एक तरह से साफ़ नहीं है, सेफ नहीं है, उन्हें प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो इसके ऊपर आपको कुछ कहना है? देखिए, पहले तो कोई भी क्रिटिसिज्म आती है उसको बहुत हेल्दी वे में लिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर उसमें से इम्प्रूवमेंट का स्कोप है और उससे अगर मुंबई की जनता और महाराष्ट्र की जनता का इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो हम बहुत ज़्यादा खुश है वो चीज़ करने के लिए। आज ही मैंने मेरे इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली है, कोई एक फॉरेनर है, शायद यूएस की है, मैंने उसका ओरिजिन चेक नहीं किया। उसने मेट्रो के ऊपर अब रील डाली है, मुंबई मेट्रो के ऊपर। बोलती है इससे साफ सुथरा मेट्रो। उसने तो यहां तक कहा कि न्यूयॉर्क की मेट्रो 10% भी इतनी साफ नहीं है। एक दूसरा, उसने बोला मैंने इतने देशों के मेट्रो में घूमी हूं, मैंने महिलाओं के लिए अलग डब्बा ये आज तक नहीं देखा है। तीसरा उसने पॉइंट बताया, जब आप मेट्रो में बोर्ड करते हो तो आगे गेट है, उसके बाद मेट्रो है। बोलता है इतना सेफ्टी तो किसी देश में नहीं है। और चौथा उसने बताया ये पूरे सफर का उसको खाली 20 रुपया लगा, दैट इज 0.20 सेंट्स कुछ। तो बोलती इससे इकोनॉमिकल क्लीनलीनेस और एक्सेसिबल नहीं है। उसी पॉडकास्टर का, उसी इन्फ्लुएंसर का फॉरेन ओरिजिन है, क्योंकि हमारे देश में जब तक फॉरेन वाला थप्पा नहीं लगता हम यकीन नहीं मानते। उसी फॉरेनर ने डाला है कि मुंबई कितना सेफ है। तो जहां पर तक वॉशरूम्स की है, यस 100% और टॉयलेट्स क्रिएट होने चाहिए। एक महिला जब ए पॉइंट से बी पॉइंट जाती है तो वॉशरूम्स के उसको टेंशन होती है। पर जहां तक मुंबई इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, बहुत बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट हो रही है, चाहे कोस्टल रोड हो, चाहे मेट्रो हो, चाहे समुद्र महामार्ग हो। हर वे में आप बहुत जल्द एक रास्ते से दूसरे पॉइंट पे आप 1 घंटे में पहुंच सकते हो। मुंबई के अंदर आप 1 घंटे के अंदर ट्रेवल कर सकते हो, और ये सच में यकीन होगा। अभी 20 मिनट पे तो आ गए, आप बैंड्रा से चर्च गेट तो 20 मिनट में पहुंच रहे हो, उससे भी कम समय पे पहुंच रहे हो। बाकी ये वेस्टर्न सबर्ब्स का पार्ट। और दूसरा सर, एक ये कोई एक्सक्यूज नहीं है पर ये फैक्ट है। आप गूगल करिएगा न्यूयॉर्क की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है। न्यूयॉर्क बहुत ही डेंस शहर माना जाता है और ये मेट्रो सिटीज का कर्ज होता है, चाहे बैंकॉक हो, मुंबई हो, बेंगलुरु हो, जितनी मेट्रो सिटीज है ना वो डेंसली पॉपुलेटेड है, सिर्फ पॉपुलेटेड नहीं है। तो उदाहरण तौर पे अगर न्यूयॉर्क 16,000 पर स्क्वायर माइल लोग रहते हैं तो मुंबई में 60,000 लोग पर स्क्वायर माइल रहते हैं। तो जब इतना डेंस पॉपुलेशन होता है प्लस फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, मुंबई की आबादी का 30% पॉपुलेशन रोज एमएमआर रीजन से मुंबई आता है, जॉब करता है और बाहर जाता है। तो वो आता और जाता नहीं है, वो सिविक कम्युनिटीज भी यूज करता है और इसके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है मेट्रो सिटी। आप न्यूयॉर्क जाइए ना, हमसे ज्यादा रास्ते खुदे हुए। आप चाइना जाइए ना, हम सिर्फ कंपेयर करते हैं पॉजिटिव चीजों पे, हम प्रैक्टिकल चीजों पे भी कंपेयर करना चाहिए। मैंने बोलता हूं नेगेटिव चीजों पे करना चाहिए, पर प्रैक्टिकल चीजों पे भी करना चाहिए। उसके बावजूद देवेंद्र जी के नेतृत्व में जो मुंबई का इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हो रहा है, मुझे लगता है देश के किसी भी शहर का इतना ग्रोथ नहीं हो रहा है। ओके, एआई और मुंबई, क्या कहना है आपको? बिकॉज मैंने अलग अलग लीडर्स से एआई के बारे में पूछा तो उन्होंने भी यही कहा, अगर एआई
ग्राउंड लेवल पे आता है तो बहुत सारे जो पैसे यहाँ वहाँ जा रहे हैं वो सही जगहों में यूज होंगे। तो आपको क्या कहना है? देखिए, आपको एक गुड न्यूज़ बता दूं। मुंबई महानगर पालिका की शिक्षण समिति राजश्री शिरवड़कर जी के लीडरशिप में, मुंबई अध्यक्ष अमित साटम जी के लीडरशिप में हम बीएमसी स्कूलों में एआई लैब्स ला रहे हैं। और यहीं तक नहीं, मेरा ही वो विषय था, मैं ही लाया था। एआई लैब्स सिर्फ ला नहीं रहे हैं, तो हमने उसको करिकुलम में ऐड करने का तय किया है। नॉर्मली क्या होता है, कोई भी चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर आती है उसको डाली जाती है, पर उसका यूज होता है क्या, वो देखा जाना चाहिए। मुंबई बीएमसी की स्कूलों में एआई लैब्स ये करिकुलम का हिस्सा होगा। हम टाई अप कर रहे हैं लोगों से, जो एआई स्कूल आवर्स में बच्चों को सिखाया जाएगा फ्रॉम प्राइमरी स्टैंडर्ड्स इटसेल्फ। उसका स्तर अलग अलग होगा, पर हम एआई को वहां तक ला रहे हैं। एआई लैब स्टूडेंट्स को किस तरफ से हेल्प कर सकते हैं? देखिए, आज जनरेटिव एआई का यूसेज होना चाहिए, सिर्फ नॉर्मल एआई नहीं। तो किस तरीके से वो अपना एकेडमिक सुधारें, अपने प्रेजेंट। तो अभी क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपको याद होगा, आप ज्योमेट्री के थियरम पढ़ते थे स्कूल में, तो आपका 40 मिनट्स का पीरियड होता था। उस 40 मिनट्स के अंदर 5 मिनट टीचर को आना, 5 मिनट शांत कराना, इस सब में 10 मिनट जाता था, बाकी बचे 25-30 मिनट। उसके अंदर 25 मिनट टीचर वो थियरम पूरा लिखती थी बोर्ड पर, और जैसे ही उसका थियरम पूरा होता था बेल बज जाती थी, और अनफॉर्चुनेटली वो थियरम को रब कर देना पड़ता था। तो स्टडीज को फोकस, अभी आप समझो डायग्राम भी कर रहे हो, कोई ग्राफ भी स्टडी कर रहे हो, तो ग्राफ के कर्व क्यों आया, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, वो हम कभी स्टडी नहीं करते थे। हम 1 2 3 4 टिक, 1 2 3 4 इस तरीके से ग्राफ बनाते थे। एआई के माध्यम से टाइम बचेगा, जो बच्चों को पढ़ाना है उस पर ध्यान दिया जाएगा। और मुझे लगता है एआई जॉब्स नहीं छीनेगा, एआई सिर्फ उन्हीं लोगों का जॉब छीनेगा जिसको एआई नहीं आता है। तो इसी स्टेज से अगर बच्चे एआई सीखेंगे तो खाली वो यूजर बन के नहीं रह जाएंगे, तो वो एआई के क्रिएटर बन के रह जाएंगे। ये हमारी प्रयास है। आपको क्या लगता है, अगर आप एआई की इतनी बात कर रहे हैं, तो कौन सा सेक्टर है जिसमें आने वाले 50-60 सालों में एआई कभी नहीं पहुंच सकता? देखो, मैं कोई एआई का एक्सपर्ट नहीं हूँ, और मेरी एक बहुत अच्छी खासियत है, मैं जीवन में जो करने आया हूँ मैं उस पर फोकस करता हूँ। मुझे लगता है बहुत ही ऐसे कम सेक्टर होंगे जिसको एआई अनटच करेगा, जिसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमन स्किल लगता है, फिजिकल ह्यूमन स्किल लगता है, उसमें एआई नहीं पहुँच पाएगा। बाकी कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जिसको एआई नहीं पहुँचेगा। आज आपके पॉडकास्ट के लिए भी आप कितनी चीज़ें एआई से कर सकते हो, मुझसे ज़्यादा आपको मालूम है। मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैक्सिमम लोगों तक कैसे पहुँचूँ, उसका अगर मैं स्ट्रेटेजी क्लाउड को पूछता हूँ तो बहुत ज़्यादा उसका एडवांटेज है। और इसलिए मुझे लगता है ये एनालिसिस करना, जैसे मोबाइल भी जब आया था, जब फ़ोन भी आया था, टाटा जी जब फ़ोन भी लाए थे, तो यही डिस्कशन हो रहा था कि इसका ज़रूरत है कि नहीं है। और मुझे लगता है, मैं यंगस्टर्स को कहना चाहूँगा, हर चीज़, हर नई चीज़ आ रही है, उसमें हम कैसे एक्सेल कर सके उस पर फोकस करना चाहिए। एआई का पोटेंशियल कितना है कि कितना नहीं है, वो एक्सपर्ट्स पे छोड़ के हम अपने जीवन में, हम अपने देश को, हम अपने शहर को इसके माध्यम से और कैसे बेटर कर सके उस पर फोकस करना चाहिए। मुझे एक बात कहनी है, सब डेवलप हो रहा है, बट आज मैं मॉर्निंग में आया था तो मुझे क्वेश्चन भी इसके लिए आपसे पूछने के लिए मिला, एसआरए का क्या हो रहा है? जो स्लम्स एरियाज हैं उनका क्या हो रहा है सर? नहीं, स्लम एरियाज और एसआरए ये दो अलग विषय हैं। स्लम रीडेवलपमेंट एक्ट ये हमारी गवर्नमेंट लाई जब मुंडे जी थे। आज मैक्सिमम काम एसआरए के फास्ट हुए हैं। जहाँ जहाँ जो अड़चने आ रही है, देवेंद्र जी ने वन विंडो के माध्यम से उसको सॉल्व करने का प्रयास किया है। आपको 10 जगह जाने की जरूरत नहीं है। पर एसआरए पे निखिल जी, वन विंडो के बारे में कुछ बताइए ना, मैंने बहुत बार सुना है पर नहीं, आप एसआरए के अंदर अगर आप जाएंगे तो आज बिल्डर्स के लिए बहुत आसान है। देखिए, एक बात तो बिल्डर्स के लिए आसान, यानी आप समझिए कि एसआरए कौन एग्जीक्यूट करने वाला है, एसआरए स्कीम कौन एग्जीक्यूट करता है। एक बिल्डर आता है, वो बोलता है ये स्लम है, इसको स्लम डिक्लेयर होता है, स्लम में से वो बिल्डर सिलेक्ट करते हैं, कमेटी इलेक्शन करती है, बिल्डर सिलेक्ट होता है और बिल्डर ही करता है। तो कहीं में अगर बोल दो कि बिल्डर को फेवर होता है तो उसको अलग मतलब नहीं लेना जाना चाहिए। एसआरए के माध्यम से आज लोगों को पक्के घर मिल रहे हैं। आपने जो बोला वन विंडो, तो वन विंडो के माध्यम से आज आपको जहां 10 जगह धक्के खाने पड़ते थे, आज आप एसआरए के एक ही विंडो में आप डेवलपर और सोसाइटी जाके अपनी एसआरए स्कीम रजिस्टर कर सकती है। आज आप एक भी एसआरए में स्कैम होता है तो आप उसके लिए रेरा के पास जा सकते हो। ये सारी चीजें ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। पर एसआरए एक बंद कमरे में पूछने से अच्छा अगर आप नीचे जमीन पे जाओगे तो लोगों से बनाए हुए प्रॉब्लम्स ये ज्यादा है।
जो वहाँ के हमारे पूर्व खासदार गोपाल शेट्टी जी ने बहुत अच्छा टर्म यूज किया, वहाँ के जो लोकल स्वयंभू नेता होते हैं, स्वयंभू सेल्फ डिक्लेयर्ड, वो ज़्यादा इश्यूज क्रिएट करते हैं। पर जहाँ तक गवर्नमेंट और पॉलिसीज की बात है, बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आ गई है, बिल्डरों पे एक्शन भी लिया जाता है जहाँ पे वो गलत होते हैं, और किस तरीके से जल्द लोगों को अच्छे पक्के घर मिले, इसका प्रयास किया जाता है। निखिल जी, भारत में पॉलिसी बनने और पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने दोनों अलग चीज़ें हैं, ओके? तो आपका अनुभव में देश को सबसे बड़ी गवर्नेंस फेलियर में पॉलिसी डिज़ाइन में होती है, या एग्जीक्यूशन कैसे करें? नहीं, आपका सवाल है कि पॉलिसी बनाने में फेलियर ज़्यादा होता है कि एग्जीक्यूशन में? पॉलिसी बन तो जाती है, हाँ, पर वो इम्प्लीमेंट नहीं होती है। मैं दोनों की फॉल्ट बताऊंगा। मैंने तो कुछ चीज़ें नहीं बता सकता, मैंने खुद नए नए इनिशिएटिव्स के लिए बहुत ब्यूरोक्रेसी के साथ झगड़ा किया है, माइंडसेट चेंज करने में डिफिकल्ट होता है, और इसके लिए आप देखेंगे कि मोदी जी ने भी थर्ड आंख खोल दी है, तीसरी आंख खोल दी है। तीसरी आंख यानी कि पहले आप सरकार में या ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से आ सकते थे, या फिर आप इलेक्शंस के माध्यम से आ सकते थे। अब मोदी जी ने थर्ड रास्ता खोल के एक्सपर्टों को कैसे उसमें लाया जाए, इसके आपको बेस्ट एग्जांपल एस जयशंकर जी हैं, बेस्ट एग्जांपल वैष्णव जी हैं। ऐसे अलग अलग स्तरों पे देवेंद्र फडणवीस जी ने सीएम फेलोशिप प्रोग्राम शुरू किया, जिसके माध्यम से यंग माइंड्स क्या सोचते हैं, कैसे हम पॉलिसीज इंप्लीमेंट करें, ये सब। कौस्तुभ धवसे जी हैं, ऐसे एक से एक लोग हैं जिसके कारण आज महाराष्ट्र और भारत बहुत फास्ट ट्रैक पे आ गया है। पर हाँ, पॉलिसीज नहीं लाना उसका कारण है। हमको लगती है ये पॉलिसी अच्छी है या ये इनिशिएटिव अच्छा है, और ऑफिसर का अपना एक्सपीरियंस रहता है कि क्यों ये वन पॉलिसी फिट फॉर ऑल भी होनी चाहिए, फिट फॉर ऑल ना भी हो तो फिट फॉर मैक्सिमम होनी चाहिए। तो ये सारी अड़चनें होती है, और एग्जीक्यूट करना भी और डिफिकल्ट होता है। उसका कारण मैंने आपको पहले भी बताया, 140 करोड़ का देश है और हाईली डेंसली पॉपुलेटेड देश है, और इसके लिए कोई भी नई चीज आना, अभी आप देख लीजिए बुलेट ट्रेन को लेके किस तरीके से पॉलिटिसाइज होता है, किस तरीके से लैंड एक्विजिशन में प्रॉब्लम्स आती हैं, पर आज सब स्मूथ हो गया है। तो आप जब गुजरात साइड में देखेंगे तो पूरा मेट्रो के स्टेशन रेडी होने, अपना बुलेट ट्रेन के स्टेशन रेडी होने शुरू हो गए। तो कोई भी नई चीज आती है उसको हम टीथिंग प्रॉब्लम बोलते हैं। पर मुझे पूरा विश्वास है, जब एक ऐसी सरकार होती है जिसकी पॉलिटिकल विल क्लियर हो, जिसका पॉलिटिकल विल अपनी सरकार बचाना ना हो और देश की तरक्की करना हो, तो मुझे लगता है पॉलिसीज एग्जीक्यूट करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होती है। ओके, एक सिचुएशन है, कंस्ट्रक्शन जो मुंबई में इतने सारे चल रहे हैं अलग अलग, तो जो भी ब्रिज बन रहा है या फिर जो भी हाईवेज बन रहे हैं, वो बनते तो 50-60 करोड़ में ही है, बट उसका जो बजट निकल के आता है 25, 250 करोड़, 300 करोड़ ऐसे निकलते हैं। तो अगर आपको कंस्ट्रक्शन लाइन में 3 या 4 चीज़ें अगर चेंज करने के लिए मिले तो आप क्या करें? नहीं, अगर आपके पास ऐसा कोई उदाहरण है कि 50 करोड़ में बन रहा है और 250 करोड़ उसका बिल है, तो आपको सबसे पहले पुलिस में उसकी कंप्लेंट करनी चाहिए। मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि 50 करोड़ में बनता है और 250 करोड़ होता है। ये सब एलिगेशंस और आरोप, ये सब बहुत ईजी है। उसका कोई कभी कोई प्रूफ देके कभी कोई सबमिट क्यों नहीं करता है, मेरे समझ के बाहर है। हाँ, आपका ये बात सही है कि कंस्ट्रक्शन के उसमें क्या रूल्स चेंजेस लाने चाहिए। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मलाड का ब्रिज बन रहा था, है ना, उसके टाइमलाइंस थे वगैरह वगैरह। तो ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए बड़ी गाड़ियां XYZ आवर्स के बाद अलाउड नहीं थी, कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स अलाउड नहीं था। पर वो बिल्डिंग्स के लिए होनी चाहिए, वो प्राइवेट बिल्डिंग्स के लिए होनी चाहिए। जो पब्लिक हित का काम है, जो गवर्नमेंट का काम है, उसको ही क्यों होना चाहिए? तो पीयूष गोयल जी और देवेंद्र जी ने मिलकर ताबड़तोब उसमें चेंजेस लाए। हमने कांदिवली का अकरोली का जो भी ये ब्रिज है, क्रॉस का ब्रिज है, उसको भी जब हमने चौड़ा किया, हमने उसको टाइमलाइन पे कंप्लीट किया। पीयूष जी ने बोला था इस मंथ की 1 तारीख के पहले ये पूरा हो जाना चाहिए, और पीयूष जी नहीं थे शहर में, इसके लिए ऑफिसर्स पूरा नहीं कर रहे थे। पीयूष जी ने रात को 12 बजे आके वहां रिबन कटा और बोला मेरे कारण एक भी दिन डिले नहीं होनी चाहिए। तो जितने कंस्ट्रक्शन के रूल्स हैं वो पब्लिक हित के होने चाहिए। अगर आप उसको लाइन अप करते हो, डिपार्टमेंटल जो डिलेज होते हैं, अगर उसको आप कट डाउन करोगे तो और फास्ट हो जाएगा। अभी हाल ही में गोरेगांव में ब्रिज बना है, आपको पता है उसके बारे में? जी, क्या कहना है? देखिए, जो आप एरर की बात कर रहे हो, कंस्ट्रक्शन एरर होते हैं, नहीं होने चाहिए, हुए, जो उसका होगा उसको पनिश किया जाएगा। देखिए, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आप जितने भी क्वेश्चंस है ना, आप बीजेपी को ही पूछते हैं, गवर्नमेंट को ही पूछते हैं, उसका एक प्रमुख कारण क्या है बताइए? सत्ता में है? नहीं, परफॉर्मिंग सत्ता में है। आप 2014 के पहले गूगल कर दीजिए, कोई भी देश की डेवलपमेंट, नेशनल हाईवेज
कितने बनते हैं उस पर होता है, ताकि नेशनल हाईवेज बनते हैं, कनेक्टिविटी बढ़ती है, गांव शहरों से जुड़ते हैं और विकास दौड़ता है। हम पहले 8 से 10 किलोमीटर प्रतिदिन नेशनल हाईवेज देश में बनते थे। आज जब हम बात कर रहे हैं तो 40+ किलोमीटर दिन में हाईवेज बन रहे हैं। वंदे भारत जैसी कोई ट्रेन नहीं थी, आज 170 वंदे भारत ट्रेन दौड़ रही है। हम 45 एयरपोर्ट्स हमने 14 सालों में बनाए। पीयूष गोयल जी के लीडरशिप में हमने 38 FTAs किए हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स विद डेवलप कंट्रीज, है ना। तो ये सब हो रहा है, हम परफॉर्म कर रहे हैं। आप भी 10 पॉडकास्ट करते हैं, आप भी 20 पॉडकास्ट करते हैं, उसमें एक आध में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं जिसमें से आपको व्यूज नहीं मिले होंगे या आप लोगों तक नहीं पहुंचे होंगे। तो वो इंटेंशनल होता है क्या, या पॉडकास्ट करने वाले ने आपको बोला क्या, या आपकी टीम ने नहीं बोला क्या। टीम को बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए ऐसा नहीं है, गलती को मैं बिल्कुल कवर नहीं कर रहा हूं, पर ये सारे क्वेश्चंस हम परफॉर्मिंग को ही पूछते हैं। उसका कारण है आपको उम्मीद ही सबसे है। हमारे उधर थोड़ा गार्डन कल डिले हुआ, तो हमारे कमिटी मेंबर है, वो बहुत थोड़ा नटोरियस है, वो बोला मोदी जी માટે गार्डन डिले था। तो हर चीज के लिए डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल कौन है वो जानना चाहिए, ना कि प्रॉपर हर चीज का ब्लेम गवर्नमेंट पे जाना चाहिए। आज आपको और एक बात आपके व्यूअर्स को मैं बता दूं, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हमारे देश का कौन सा आपको मालूम है? भारत रत्न। भारत रत्न जी। कोई भी देश का एक ही हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है, कि इससे बड़ा उनके देश में कोई अवार्ड ही नहीं है। आज 27 से ज्यादा देशों ने हमारे भारत के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी को उनके देश का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है। क्या हम इसकी चर्चा करते हैं? क्या ये हमारे लिए गौरव की बात नहीं है? क्या ये ऐसे ही दे दिया? उसमें कुछ देश गिनाता हूं, अमेरिका ये सब तो ठीक है, जर्मनी, फ्रांस ये सब ठीक है, बहरीन, दुबई, गल्फ की सारी कंट्रियां। तो मैं क्या कहना चाहता हूं आप समझ रहे हैं। तो गल्फ की कंट्रीज, बहरीन हो, यूएई हो, ये सारे कंट्रीज भी हमारे कंट्री को मान चुके हैं, हमारे देश के लीडर को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे चुके हैं, जो किसी भी प्रधानमंत्री को अभी तक मिले हुए आंकड़ों से बड़ा है। तो बहुत सारी पॉजिटिव चीजें हो रही है हमारे यंगस्टर्स को। इसका मतलब ये नहीं है कि ब्लाइंडली गवर्नमेंट की हर चीज अप्रिशिएट करनी है, पर जो अच्छी है उसको भी अप्रिशिएट करनी चाहिए, और जो कम अच्छी है उसको क्रिटिसाइज भी करनी चाहिए। ओके, इकोनॉमिक के ऊपर क्वेश्चन है। आज भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक में से एक है, लेकिन क्या इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल डेवलपमेंट की स्पीड दोनों एक है? हाँ, मैं आपको बहुत सुंदर एक आंकड़ा देना चाहता हूँ। सोशल डेवलपमेंट से आपका क्या अर्थ है? जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा कल्चर है, जो हमारे लोगों की खुशियां हैं, जो हमारे लोगों के सेंटिमेंट्स हैं, वो पूरे हुए हैं क्या? यही है आपका उसका मतलब। पहली बात आपको मैं समझा दूं, इकोनॉमिक्स का रूल है, डेवलपमेंट और डिस्प्लेसमेंट ये साथ साथ जाता है। जब हाईवे बनता है ना, तो कुछ घरों टूटने ही वाले हैं, ठीक है। दूसरा इकोनॉमिक्स का रूल है, डेवलपमेंट और इन्फ्लेशन ये साथ में ही जाता है। अगर आपका देश तरक्की करे और आपके देश में महंगाई भी नहीं बढ़े, ये इकोनॉमिक्स मानता नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। अब सीधा सवाल आता है आपका सोशल पे। हमने एक वादा किया था देश से कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। हमने मंदिर बनाया, है ना। अब यंगस्टर्स मेरे से जो उम्मीद करते हैं, मैं उसका भी आंसर देता हूं। आपको मालूम है, मैं एक आंकड़ा भूल गया खाली, हाँ, मैंने बहुत कल ही मेरे वाइफ से डिस्कस किया था। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बना था, तो लोग बोले अरे इतना बड़ा पुतला क्यों जरूरत है? वो इसके लिए पूछा था क्योंकि पुतला पंडित जवाहरलाल नेहरू का नहीं था। अगर नेहरू जी का होता तो नहीं पूछते, सरदार वल्लभ भाई पटेल का था, इसके लिए पूछा लोगों ने। अब मैं आंकड़ों पे आता हूं। सालाना स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे 80 से 90 लाख लोग जाते हैं। क्रिश्चियन धर्म का, मैं हर धर्म का बहुत सम्मान करता हूं, क्रिश्चियन धर्म का सबसे बड़ी जगह है वेटिकन सिटी। सालाना वहां पे भी 80 से 90 लाख लोग जाते हैं। अब उसके ऊपर आते हैं मक्का, ये मुस्लिम धर्म का सबसे बड़ा रिस्पेक्टेबल प्लेस है, वहां पे सालाना 1.25 से 1.5 करोड़ लोग जाते हैं, ठीक है। अब मैं और ऊपर आता हूं, डिज्नी वर्ल्ड, खाली धर्म का बात करूंगा तो मेरे यंगस्टर्स मेरे से बोर हो जाएंगे ना। डिज्नी वर्ल्ड, हाँ, डिज्नीलैंड नहीं, डिज्नीलैंड तो जापान में भी होगा, सिंगापुर में भी होगा। डिज्नी वर्ल्ड ये ऑरलैंडो में है, जहां पे उनके 8-9 पार्क्स है। डिज्नी वर्ल्ड में सालाना 5 से 6 करोड़ लोग जाते हैं, 5 से 6 करोड़।
मेरे आराध्य प्रभु श्री राम के अयोध्या में सालाना 22 से 25 करोड़ लोग जाते हैं। 22 से 25 करोड़ लोग जाते हैं। और आगे आता हूं साहब, और आगे आता हूं। पिछले साल प्रयागराज में हुए महाकुंभ में 66 करोड़ लोग आए। 66 करोड़ लोग। साहब हमने विकास भी दे रहे हैं, विरासत भी संभाल रहे हैं। अयोध्या आने वाले लोग क्या होटल बुकिंग नहीं करते हैं? अयोध्या में आने वाले लोग क्या प्रसाद नहीं खरीदते हैं? क्या टैक्सी भाड़ा नहीं देते हैं? क्या ट्रेन नहीं करते हैं? क्या वहां पे कुछ खाते पीते नहीं है? क्या वहां पे कोई दान धर्म नहीं करते हैं? साहब आंखें खोलिए, लोग इन्वेस्टमेंट भी शुरू करने लगे हैं। और यही है हमारे पास। अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, हम अच्छे से अच्छा अम्यूजमेंट पार्क बना दे, आप कौन से अम्यूज पार्क में सेफ फील करेंगे? और प्रामाणिकता से जवाब देना। ऑरलैंडो के किसी अम्यूजमेंट पार्क में या मुंबई के किसी अम्यूजमेंट पार्क में, कहां सेफ फील करोगे? कैमरा चालू रख के भी आप सच बोल सकते हो। अमेरिका के, क्योंकि उसकी एक आइडेंटिटी है, उसकी एक इमेज है कि वो अम्यूजमेंट पार्क अच्छा बनाता है। हमारी इमेज, हम अपने आप, कांग्रेस ने हमें एक सपेरों का देश के ऊपर कभी प्रोजेक्ट ही नहीं किया। हमारे उधर का योग, हमारे उधर के नेचुरल रिसोर्सेज, हमारे उधर की रिवर्स, हमारे उधर के मैजिकल रिवर्स। मैं जब मैजिकल बोलता हूं तो मां गंगा के ऊपर मैं 2 घंटा बात कर सकता हूं। ये सारी चीजों को कभी कांग्रेस ने दुनिया के सामने लाया ही नहीं। आज हम संस्कृति ला रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस देश को जोड़ने का काम किया। नरेंद्र भाई मोदी जी ने जब सरदार पटेल जी का स्टेचू बनाया तो हर किसान को बोला कि आपका लोहा भेजो, आपके औजार के लोहे को पिघला के वो पूरा विसिनिटी बनाया गया है। आज स्टैचू ऑफ यूनिटी और स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका का फुटफॉल आप देखोगे तो ये 7-8 सालों के अंदर स्टैचू ऑफ यूनिटी का फुटफॉल आगे बढ़ चुका है। आज आप मथुरा जाइए, आप काशी जाइए, आप केदारनाथ जी जाइए, आप विश्वनाथ जी जाइए, एक मंदिर मुझे खाली बताइए। सनातन जाग चुका है। देश के यंगस्टर्स, आप मुझे बताइए भजन जैमिंग से बड़ा ट्रेंड पूरे वर्ल्ड का बता दीजिए, जहां पे एक तरफ इनकी सिविलाइजेशन है जो नशे में धुत है, कोई विजन नहीं, कोई फ्यूचर की सेविंग नहीं, एजुकेशन लोन के अंदर दबा हुआ है वेस्ट। यूरोप पूरा खत्म हो चुका है। लंदन के अंदर रैलियां निकल रही हैं कि ये देश मुसलमानों का नहीं है, देश हमारा है। यही बात तो अमित साटम जी बोल रहे थे कि डेमोग्राफी इज योर डेस्टिनी। अगर मुंबई की डेमोग्राफी बदल गई तो पूरा भारत बदल जाएगा। आज यही यूरोप में हो रहा है। एक दिन बताइए पेरिस में जब आंदोलन नहीं हो रहे, एक दिन बताइएगा, एक दिन। हर रोज पेरिस में आंदोलन निकल रहे हैं, पूरा यूरोप तबाह हो रहा है, सिविलाइजेशन खत्म हो रही है। ये सारी संकटों के दौर में भारत पूरे देश में एक उम्मीद की ऊर्जा बन के बैठा है। तो अपोजिशन एक बार ताली नहीं बजा सकता। भाजपा के लिए मत बजाओ, सरकार के लिए मत बनाओ, मोदी जी के लिए मत बजाओ, देश के लिए तो खुश हो जाओ। आज आप सोलर एनर्जी देखिए, रिन्यूएबल। वी आर द ओनली कंट्री टू फुलफिल जो हमारे इसकी G20 की जो कमिटमेंट्स है, ये पूरी करने वाली एकमात्र देश है। पर वेस्ट पूरी तरह डेवलप हो जाएगा, पूरा पोल्यूशन करेगा, और जब हमारी बारी है डेवलपमेंट की तो हमको ज्ञान देगा ग्लोबल वार्मिंग का। ये कहां का फेयर है भाई? उसके बावजूद हमारी सारी कमिटमेंट्स पूरी करते हुए भी हमारा देश आगे बढ़ रहा है। रिन्यूएबल एनर्जीज में आगे बढ़ रहा है, सोलार में आगे बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक में आगे बढ़ रहा है। हम ये सब पे चर्चा क्यों नहीं कर रहे? निखिल जी, आपने कहा है कि जो हमारी संस्कृति है एक साथ है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे के सारे 100%। तो आपको लगता नहीं कि हम किसी एक पार्ट को निकालने की कोशिश कर रहे हैं? कहां निकाला? कहां नहीं, मैं आपको बता रहा हूं 100% हुआ ऐसा कोशिश। कैसे हुआ मैं आपको बताता हूं। कांग्रेस राज में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आती है, मनमोहन सिंह जी उसको प्रमोट करते हैं, सोनिया गांधी उसको प्रमोट करती है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पढ़ी आपने? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये कहती है इस देश के डेवलपमेंट पे सबसे पहला हक मुसलमानों का है। आप गूगल करिएगा और मुझे वापस कांटेक्ट करिएगा। मैं हमेशा ही बोलते आया हूं हिंदू मुसलमान तो अब हो रहा है, पहले तो खाली मुसलमान मुसलमान हो रहा था। एक मोदी जी के सरकार का कानून बताइए जो किसी धर्म के खिलाफ हो। क्या प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर किसी एक धर्म का फॉर्म रिजेक्ट होगा? ऐसा है क्या?
वो तो स्टोरियां खुद ही घूम रही है ना कि यूपी की जिले में उसमें 80% लोगों को आवास योजना के तहत घर मिला और फिर भी मोदी जी को एक भी वोट नहीं दिया। वो आप चर्चा मत करिए, चलेगा, पर एक कानून मोदी जी और देवेंद्र जी के नेतृत्व में ऐसा नहीं बना है जो किसी धर्म के खिलाफ हो। आज आधार कार्ड की लाइन हो, आज कोई आरोग्य का ये हो, कार्ड बनाना हो, उसमें सब में जो ऐसा करके आपने बताया ना, एक पार्ट निकालने की बात है, वही एक लोग सबसे ज्यादा लाइन में खड़े हैं। कहाँ निकाला है? कहीं भी नहीं निकाला है। तो अयोध्या से वोट क्यों नहीं मिला? नहीं नहीं, देखिए वो अलग बात है, राजनीति, वोटिंग, वहां का कैंडिडेट, ये वो, ये मेरा एक्सपर्टी नहीं है। पर मैं आपको क्लियर बता देता हूं, तो क्या बाकी देशों में, पूरे देश में नहीं आया? बंगाल में सरकारें नहीं आई? 22-23 राज्यों में हम सरकार नहीं बना रहे? पर सर जहाँ राम मंदिर बना है नहीं वहां से नहीं, वोट ऐसे नहीं देखिए, मिला। उसके आपने हजारों विश्लेषण देखे होंगे। आपका कहना वोटिंग है, या आपका जो सवाल था कि किसी एक को साइड किया गया, किसी एक को भी साइड नहीं किया जा रहा है। पर जो रियल माइनॉरिटी है पॉपुलेशन के आधार पे, कभी सिखों ने कुछ डिमांड किया? कभी उनके साथ अन्याय हुआ? कभी उनकी आवाज मांगे गई? पारसियों के बारे में कभी किसी ने बात की? दूसरा, लंदन में कौन सा आरएसएस है भाई? यूरोप में कौन सा आरएसएस है? लंदन में कौन सी बीजेपी है? वहां के भी लोग यही बोल रहे हैं, डेमोग्राफी बदली जा रही है, डेमोग्राफी बदल जा रही है। चलिए मुझे आप गूगल करके बताइए, पर्शिया नाम का देश किधर गया? किधर गया पर्शिया नाम का देश? ईरान बन गया ना? कैसे? क्या हो गया? अरे साहब, ये सच में एक ऐसा देश है जहां पे मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, सबके सब सच में खुश हैं। पर हां, भारत की जो डिजाइन है, भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो विरासत है, अब उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। हमारे लिए सांस्कृतिक ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्या हमें एक मुस्लिम लीडर भी चाहिए? हमें एक अच्छा लीडर चाहिए, वो किसी भी धर्म का हो, वो देश हित में काम करने वाला चाहिए। मैं हिंदू हूं कि मुसलमान हूं, वो देख के आप मुझे नहीं बुलाए हो, मेरा काम देख के आपने मुझे बुलाया होगा। क्या आपने मेरे बारे में रिसर्च किया कि मेरी सरनेम कौन सी है, मेरी समाज कौन सी है? एक यंगस्टर्स को इस सबसे बाहर आना चाहिए। कौन सी पार्टी किसको टिकट देती है, ये कांग्रेस काल में चलता था, अब जो परफॉर्मिंग होगा उसको टिकट देनी चाहिए। आपको ये लगता है कि आज के समय लैंग्वेज जो है, अलग अलग लैंग्वेजेस जो हमारे देश में यूज हो रहा है, में एक पार्ट को बताया जा रहा है, हर लीडर इसके ऊपर आंसर्स नहीं दे रहा है हमारे पॉडकास्ट में, जो अभी महाराष्ट्र में चल रहा है लैंग्वेज को लेकर, कहीं ना कहीं बैरियर है। देखिए, आप बहुत सॉफ्टली बोल रहे हैं। ऐसा है, देवेंद्र फडणवीस जी ने जो बोला है वही हम सबकी लाइन है। आप जो राज्य में रहते हो, क्या उसकी भाषा आपको आनी नहीं चाहिए? मैं 2-2 घंटे, 3-3 घंटे मराठी में भाषण कर सकता हूं, मैं मराठी में संवाद कर सकता हूं, मुझे करना ही चाहिए। मैं महाराष्ट्र में रहता हूं, मैं महाराष्ट्रन हूं, 75 साल 80 साल से तो मेरा परिवार रह रहा है यहाँ पे। तो अगर मैं इतना गर्व से बोल रहा हूं तो मुझे भाषा भी आनी चाहिए। सख्ती नहीं होनी चाहिए उस चीज की, और सख्ती का तरीका रॉन्ग नहीं होना चाहिए। पर आप साउथ में जाइए तो वहां पे सारे बोर्ड, मैं इस चर्चा को और आगे लेके जाना चाहता हूं। महाराष्ट्र में रह के आपको मराठी आनी ही चाहिए, साउथ में रह के आपको साउथ की लैंग्वेजेस आनी ही चाहिए। पर मेरे मित्रों से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप एक बोर्ड देखो और अगर वो मराठी में नहीं है, तो जो कानून बोलता है वो मराठी में होना ही चाहिए, 100% होना चाहिए। पर आपको खून ये भी खोलना चाहिए कि जिस भाषा ने हमको 1.5 साल टॉर्चर किया, लूटा, हमारी संस्कृति तोड़ दी, वो भाषा अंग्रेजी, अगर उसमें बोर्ड होता है तो हमारा खून इतना ही खोलना चाहिए जितना हम दूसरी भाषा का बोर्ड देख के खून खोलता है। अंग्रेजी चल जाएगी पर दूसरी भाषा नहीं चलेगी, ये भी गलत है। और ये देश का ब्यूटी है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हर भाषा का अपना प्यार है, हर भाषा अपनी है। हाँ, पर आप जब मातृभाषा में सीखते हो, अगर मैं महाराष्ट्र में रह के, मुंबई में रह के मराठी में सीखता हूं, तो मैं बहुत जल्दी एजुकेशन सीखूंगा, ये साइंस बोलती है। तो हमें मराठी इस भाषा पे अभिमान होना चाहिए, और इसीलिए मोदी जी के नेतृत्व में मराठी को अभिजात दर्जा देने वाली एकमात्र पार्टी की सरकार है, और वो है भारतीय जनता पार्टी। राम नायक जी से लेके गोपाल शेट्टी जी तक
मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा मिलना चाहिए, ये देवेंद्र फडणवीस जी के एफर्ट्स के कारण ही हुआ है। निखिल जी, आप देश विदेश हर जगह जाते हैं, इंग्लिश और हिंदी ये जो दोनों शब्द हैं, जब इंसान इंग्लिश में बोलता है तो ज़रा कहते हैं ना एक अच्छे लेवल पे देखा जाता है, और जब वो हिंदी बोलना शुरू करता है नहीं, वो कॉर्पोरेट लेवल पे भी हो, वो कॉलोनियल एरा है। आप अमेरिका के अंदर ही अगर आप जाते हो, तो आप मेक्सिको जाओ, बाजू में भी जाओ उनके, तो कोई ऐसा नहीं है कहीं भी भाषा ये खाली विचारों का आदान प्रदान करने का माध्यम होना चाहिए, वो स्टेटस सिंबल नहीं होना चाहिए। मैं भी अगर बीच बीच में इंग्लिश के एक दो वर्ड नहीं बोलूंगा ना, तो आपको लगेगा ये पढ़ा लिखेला नहीं है, और ये फैक्ट है। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है यंगस्टर्स ही इस देश को आगे लेके जाने वाले हैं। आपको और एक चीज आपके पॉडकास्ट में बोलना चाहूंगा कि आपको मालूम है भारत का मीडियन पॉपुलेशन क्या है? यानी अगर एक रूम में 100 लोग हैं तो उसका एवरेज पॉपुलेशन क्या है? ना वो 60 है, ना 50 है, ना 55 है, ना 40 है। इट इज 27.5, यानी 28 साल, यानी 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, मेरे से 9-10 साल युवा है ये देश की पॉपुलेशन। और उस युवा पॉपुलेशन को मैं बताऊंगा, भाषा पे गर्व करिए, भाषा पे झगड़ा मत करिए, और अंग्रेजी भाषा बाहर की है उसको स्टेटस सिंबल मत बनाइए, उसको भी यूज करिए। ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे आपको इंग्लिश बहुत काम आएगी, बट इंग्लिश में बोलने वाला होशियार और मराठी या हिंदी या दूसरी किसी भाषा में बोलने वाला कम होशियार, ये हिपोक्रेसी है। मैंने बीच में एक स्टेटमेंट सुना था जहां पर यंग लोग कह रहे थे कि जितनी अपॉर्चुनिटीज इंडिया में है उससे कई ज्यादा बाहर देशों में है, जाइए, इसलिए यहाँ से लोग बाहर जा रहे हैं। जाइए बाहर जाइए। कौन से देश में, नाम बताइए मुझे। अमेरिका बताइए, अमेरिका लंदन। अमेरिका में एक कोर्स का प्राइस बताइए। वहां की पीढ़ी को ना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट का समय है, ना सेविंग्स। हमारे में तो संस्कृति में ही है एफडी करा। आप कितना भी म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दो, आपने आपका 20% एफडी में ही डाला है। उसका कारण है सेफ्टी, ये प्राथमिकता है। अब मैं आता हूं और आपके क्वेश्चंस पे। मैं कितने आपको कनाडा, अमेरिका के क्वेश्चन वीडियोस बताऊं जो बच्चे यहां से जाते तो हैं, पर वहां जाके उनकी हालत क्या है। मैं ये नहीं बोलता हमारी यूनिवर्सिटीज बेस्ट है, कि जॉन हॉपकिंस जैसी यूनिवर्सिटी भारत की खुद की होनी चाहिए, और थी भी नालंदा नाम की, पर जिस मुगल ने उसको जला दिया हम उसकी बात ही नहीं करते। निखिल जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ना बीजेपी को नहीं कांग्रेस को लेकर है। मुझे ये लगता है, या फिर आपका पहले ओपिनियन मुझे जानना है, कि जो सत्ता में पार्टी है बीजेपी, वो सारे काम कर रही है, उसमें से कुछ सही हो रहे हैं, कुछ गलत नहीं हो रहे। आपको लगता है ऑपोजिशन में कांग्रेस जैसी पार्टी होनी चाहिए? क्यों? क्योंकि मैं दोनों पार्टी को फॉलो करता हूँ, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, हर जगह कांग्रेस बहुत सारे ऐसे मुद्दे उठाती है जिसको बाद में बीजेपी भी देखकर उसको सही कर पाती है। तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस जैसी पार्टी ऑपोजिशन में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखिए, ऑपोजिशन होना चाहिए। देश को इमरजेंसी में धकेलने वाली, देश की इमेज बर्बाद करने वाली। मैं कैलाश मानसरोवर गया, वो कैलाश मानसरोवर कुछ कबूतर उड़ाने के चक्कर में बोला ये बंजर जमीन है, इसके लिए जिस पार्टी ने उसको दे दिया, वो पार्टी होनी नहीं चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, वो लोगों ने इलेक्शंस में जवाब दे दिया है। पर डेमोक्रेसी में एक स्ट्रांग ऑपोजिशन होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये तो मोदी जी भी कहते हैं कि डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन तो होना ही चाहिए, इसमें क्या दो राय है। कांग्रेस जैसा होना चाहिए? नहीं, मुझे कांग्रेस की आइडियोलॉजी देश हित में मुझे नहीं लगती है, इसके लिए मुझे डाउट है, पर ऑपोजिशन होना चाहिए। आपके हिसाब से क्या आइडियोलॉजी है कांग्रेस की? नहीं, देखिए, उनके जो एक्शंस हैं वो बात करते हैं ना, एंटी सिख राइट्स करवा देना, उसके बाद इमरजेंसी लाना, और आज भी जिन विषयों पे देश हित है, चाहे वो महिला आरक्षण बिल हो, नहीं सपोर्ट किया। लीडरशिप 50-50 सालों से एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में डेरा जमा के बैठ जाती है, अपनी बबूती समझ लेती है, तो लीडरशिप चेंज होते जाएगी लोकल स्तरों पे, तो डेवलपमेंट आएगा, महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन आएगा। अब महिला विरोधी है, क्या हो जाता उनका महिला बिल को पास कर देते? तो नहीं किया ना, डायलॉग मारा कि आप इसको 33 का 50 कर दो, मैं अभी का भी कर देता हूं। सम्मान्य गृह मंत्री अमित शाह जी खड़े होकर बोल दिए, अब भी आप ऑफिशियली हाँ बोल दो, मैं आधे घंटे बाहर जाता हूं, 50% करके ला देता हूं, अमेंड कर देता हूं। नहीं किया।
तो सिर्फ मेरा सवाल नहीं है साहब, लोगों को भी समझ में आ रहा है कि भाजपा और मोदी विरोधी होते होते विपक्ष ये देश विरोधी हो गया है, जो लोगों को अच्छा नहीं लगा। आपने जैसे लीडर की बात की है, तो एक सक्सेसफुल लीडर वोट से मेजर किया जाता है, या आपको लगता है वोट से मेजर किया जाना चाहिए, या फिर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट से? दोनों से। हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, वोट्स तो इंपॉर्टेंट है ही, लोग ही तय करते हैं, तो लोगों का आपका मत आपके साथ है कि नहीं है वो भी समझना चाहिए, और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, ये दोनों का मिक्सचर होना चाहिए। आपको लगता है जो सत्ता में है उसे सारी पावर मिल जानी चाहिए? ये सारी पावर मिल जाने में बहुत हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। क्या कौन सा ताकत से? संविधान है, संविधान में अलग अलग पॉइंट्स पे, जैसे कॉर्पोरेशन है तो उसके अलग काम है, असेंबली है तो उसके अलग काम है, लोकसभा है तो उसके अलग काम है, हर एक का अलग अलग रोल डिफाइंड है, तो उसमें सब पावर मिल जाए ऐसा कोई, ये सब हम सोशल मीडिया पे चर्चा करते हैं, ऐसा रियल में होता नहीं है कुछ। हर 5 साल में वोटिंग होती है, क्या उसे कम करना चाहिए? नहीं, वो मेरा उस पर कोई रिसर्च नहीं है तो मैं उसको कोई आंसर नहीं करूंगा। 5 साल को एक मत ये है कि 5 साल तो उसको डेवलप काम होने में, कोई भी बड़ा इनिशिएटिव लगता है उसकी परमिशंस लाना, ये साल में 2-3 साल हो जाता है, तो वो परफॉर्म कब कर पाएगा? दूसरा ऐसा कहता है कि अगर 5 साल के बीच में ही मालूम पड़ गया कि ये परफॉर्मर नहीं है तो हम इसको क्यों कंटिन्यू करें? तो ये लोकसभा स्तर की बात है, मेरे स्तर की बात नहीं है। जी, स्टूडेंट्स और एजुकेशन के बारे में हम आगे क्वेश्चन पूछेंगे। जो एग्जाम स्टूडेंट्स देते हैं, ठीक है, उसमें वो फेल हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, या कुछ भी हो रहे हैं, तो आज के समय में पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, टीचर्स की जिम्मेदारी है, या फिर पॉलिसी मेकर्स की जिम्मेदारी है किस चीज़ के लिए कि वो फेल हो रहे हैं कि पास हो रहे हैं? नहीं, देखिए, पास फेल, ये जैसे आप अगर आपके स्टाफ में 50 लोग हैं तो आप हर एक पे पर्सनली नहीं देख सकते हैं कि कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, उसको आता है कि नहीं आता है, तो आप रफली एक टेस्ट ले लेते हैं, भाई किसने मोबाइल ज्यादा रिपेयर किया या किसने कम रिपेयर किया, उसका एक मापदंड है, वो मापदंड का नाम परीक्षा है। एक टीचर जो 40 बच्चों को संभालती है वो हर एक का डेवलपमेंट कैसे देखेगी? जिसके पास 2 बच्चे वो भी ये नहीं कर पा रहे, जिस माता पिता के पास 2 बच्चे हैं वो भी ये नहीं कर पा रहे, तो इसके लिए परीक्षा नाम की सिस्टम बना गई है, और परीक्षा के अंदर वो परफॉर्म करता है नहीं करता, ये सबकी मिक्स जिम्मेदारी है। सबसे प्रथम टीचर की मानता हूं मैं, पर घर जाके वो बच्चा रिवीजन करे, घर का माहौल कैसा है। घर में मैंने तो कितने असंख्य स्लम के बच्चों को पढ़ाया है, मैंने देखा है कि कितनों के माहौल खराब होते हैं, कितने बिल्डरों के बच्चे देखे हैं, लगता है बहुत सक्षम घरों से, पर घर का माहौल इतना नेगेटिव है कि बच्चे को पढ़ाई का मन नहीं होता है। मैं आपको उल्टा सवाल पूछता हूं, एक क्लास में पढ़ने वाला बच्चा 95 लाता है और उसी क्लास में बच्चा पढ़ने वाला 45 है, किसको जिम्मेदारी दोगे? Who has to be blamed? 95 आया उसका क्रेडिट भी सबको मिक्सचर में जाता है, 45 आया उसकी जवाबदारी भी सबको मिक्सचर में जाती है। तो क्या ये सही है कि लाखों बच्चों में से कुछ बच्चों को उस जॉब के लिए चुनना? हाँ, अगर नीट लाखों बच्चे दे रहे हैं तो उनमें से कुछ ही आगे तक बन के डॉक्टर्स बनते हैं। हाँ, देखिए ऐसा है, हेल्दी कंपटीशन तो बहुत जरूरी है। आप जो बैठा है उसका भी देखिए, अगर उसने किसी कम कैपेबल को लिया तो क्या वो सही है? तो ये कम्युनिज्म की पढ़ाई हुई यूनिवर्सिटी के अंदर की बुक्स की पढ़ाई है। जब आप बाहर आते हो तो ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड है, इसमें कंपटीशन होगी ही। आप अच्छा पॉडकास्ट करेंगे आपको ज़्यादा अच्छे व्यूज़ मिलेंगे, कोई और अच्छा पॉडकास्ट करेगा उसको ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे, जिसके ज़्यादा व्यूज़ होंगे लोग उसके पास ज़्यादा जाना प्रीफर करेंगे, ये भाग है। अब आप पॉडकास्ट अच्छा ले रहे हो पर आपकी टीम एडिट अच्छी नहीं कर रही है, ये सबसे पॉडकास्ट पे आने वाले का क्या प्रश्न है? तो जहाँ तक एग्जाम्स का और जॉब्स का है, तो जॉब देने वाला अगर आप भी होंगे तो बेस्ट कैमरामैन को प्रीफर करेंगे, बेस्ट टेक्नीशियन को प्रीफर करेंगे, उसमें भी जो ज़्यादा कम छुट्टियां ले, जो कम चिक चिक करे, जो आपका गुस्सा भी सहन करे, ऐसा सब आप भी क्वालिटी देखते हो तो जॉब देखने वाला भी देता है। उसको सही या गलत के मापदंड में देखना बहुत मुश्किल है मेरे स्तर पर। आपने अभी तक एजुकेशन में कोई 3 या 4 चीज़ें चेंज की हैं, या फिर आपको लगता है वो चेंज होनी चाहिए? देखिए, अगर आपका प्रश्न शिक्षण समिति है मुंबई महानगर पालिका का, तो उसमें मैं अलग जवाब दूंगा। मुझे अभी उस पर 2 महीने हुए हैं, उसमें मैंने 2-3 अच्छी चीज़ें लाई, और थैंक्स टू राजेश्री शिरोडकर जी जिन्होंने उसको इम्प्लीमेंट करने का अश्योरेंस दिया है ऑन रिकॉर्ड। सबसे पहले मैंने कहा कि सम्माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी का ये आदेश है
कि हर सरकारी बिल्डिंग पर सोलर पैनल होना चाहिए। मैंने प्रपोजल दिया, मुंबई की 2-2,500 जो स्कूल्स हैं, जो मुंबई बीएमसी के अंडर आती है, उसमें से 500 स्कूलों में भी अगर हम सोलर पैनल लगाते हैं तो हम सालाना 100 करोड़ रुपया ये मुंबई महानगर पालिका का बच सकता है। और बच्चों को भी एक आदर्श स्कूल में जाने का मौका मिलेगा जो रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करता है। वो रिन्यूएबल एनर्जी देखेगा तो घर पे जाके अपने माता पिता को बोलेगा हम भी हमारे घरों में या बिल्डिंग के छतों में सोलर पैनल लगाना चाहिए, जिससे मुंबई महानगर पालिका का पैसा भी बचेगा। जो पैसा बचेगा उससे हम और अच्छी सुविधाएं बच्चों को दे सकते हैं। दूसरा, एआई लैब्स के बारे में हमने ऑलरेडी चर्चा किया कि किस तरीके से एआई लैब्स आनी चाहिए, किस तरीके से उसका एग्जीक्यूशन होना चाहिए। और तीसरा, अब मैं एक और संघर्ष कर रहा हूं आपके माध्यम से। मुंबई महानगर पालिका के स्कूलों में सुविधाएं हैं, बैडमिंटन कोर्ट्स है, बास्केटबॉल कोर्ट्स है, टेबल टेनिस है। आपको हैरानी होगी ये जानने में कि कुश्ती की भी रिंग्स है, बॉक्सिंग रिंग्स भी हैं, पर वो आज तक यूज नहीं हुई। उसका कारण है जो टीचर्स हैं वो एकेडमिक्स भी करें, क्लरिकल काम भी करें और फिर पेरेंट्स के साथ कोऑर्डिनेशन का भी काम करें, तो पढ़ाएंगे कब और ये खेल कब खिलाएंगे। और ये सारे स्पोर्ट्स खिलाने के लिए आपको एक प्रोफेशनल टीम चाहिए। मैं मुंबई महानगर पालिका के सारे सिस्टम से कन्विंस करने में व्यस्त हूँ कि ये सारी चीज़ों को पीपीपी मॉडल के माध्यम से किस तरीके से हम स्टेट लेवल प्लेयर्स, जो अपने लोकल स्टेट लेवल प्लेयर्स हैं, उनकी एकेडमी है, उनके साथ टाइप करें, जिसके माध्यम से मुंबई महानगर पालिका के बच्चों को फ्री में और प्रोफेशनली ये स्पोर्ट्स खेलने का मौका मिलेगा। मैं हमेशा ही कहता हूँ हर एक व्यक्ति को एक स्पोर्ट प्रोफेशनली खेलना चाहिए। मैं खुद बैडमिंटन खेलता हूँ, एमसीए हमारे श्री महावीर नगर में कांदिवली में जो है उसमें मैं A5 कैटेगरी का प्लेयर हूँ और मुझे खुशी है कि मैं बैडमिंटन प्रोफेशनली खेलने का प्रयास करता हूँ। मुझे पर्सनल क्वेश्चन था, अगर आप कुछ चेंज के लिए बोल रहे हैं तो क्या लोग आपकी सुनते हैं? देखिए, चेंज लाना इतना आसान होता तो चेंज नहीं कहलाता। नहीं सुनते हैं। आपको प्रेजेंटेशंस बनाने पड़ते हैं, आंकड़े लाने पड़ते हैं, स्कूल्स विजिट्स करने पड़ते हैं, ऑफिसरों से बात करनी पड़ती है, उनसे ऐसा रिलेशन रखना पड़ता है कि वो आपको अंदर की बातें बताएं। उसके बाद संघर्ष करते करते आप एक प्लेटफॉर्म पे लेके जाते हो। मैंने संजय गांधी नेशनल पार्क में 35 एकड़ रिजर्व्ड है रिक्रिएशन के लिए। यहाँ पे वर्ल्ड क्लास जू बनना चाहिए जो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो। उसका प्रपोजल मैं 4 सालों से दे रहा हूँ। डीपीसी में जब मैं था जिला नियोजन में, फाइनली उसको अप्रूव मिला है। अभी वो पीपीपी प्रोजेक्ट में करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये सारी चीजों के लिए एक तो लीडर को एडुकेटेड होना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा। उसके बाद उसको उस चीज का, उस विषय का भी नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद उसको सतत फॉलोअप रखना चाहिए। और ये मैं गोपाल शेट्टी जी से सीखा हूँ कि विषय लो तो उसको अंजाम तक लेके जाओ, उसको फॉलोअप देना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, फिर उसके प्रेजेंटेशंस, वीडियोस, फिर मीटिंग्स। सो इट्स अ प्रोसेस। पर तभी तो आपको एक सेटिस्फाइंग फीलिंग आती है कि आपने आपका योगदान किया, आपने आपका काम किया। आखिरी क्वेश्चन एजुकेशन को लेकर, अगर कल के दिन भारत की सारी यूनिवर्सिटीज़ बंद कर दी जाएं और सिर्फ प्रैक्टिकल लर्निंग पर बच्चे के फोकस किए जाए तो ज़्यादा हमारे जो देश है ज़्यादा स्ट्रांग होगा या वीक होगा? देश स्ट्रांग वीक होगा मालूम नहीं, एजुकेशन सिस्टम का नुकसान होगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आप इंजीनियरिंग कॉलेज देखिए, सुबह 9 बजे एडमिट करते हैं, शाम को 5 बजे छोड़ते हैं। पढ़ाई के साथ साथ वो आप में स्थिरता लाते हैं। एक स्ट्रक्चर्ड एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन का बहुत जरूरत है, क्योंकि वो आप में डिसिप्लिन लाता है। सिर्फ प्रैक्टिकल नहीं हो सकते आप। इतने बजे ही उठना है, इतने बजे ही हिस्ट्री पढ़ना है, इतने बजे ही साइंस पढ़ना है, ये जब तय होता है ना, तो अनकॉन्शियसली आपके सबकॉन्शियस माइंड स्ट्रक्चर्ड और डिसिप्लिन होता है। और इसके लिए देश को जरूरत है एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम में स्किल गैप को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिकल एजुकेशन इंप्लीमेंट करना, ना कि ये पूरा डिस्ट्रॉय कर देना या ये पूरा डिस्ट्रॉय कर देना। और इसके लिए मिक्स अप्रोच की जरूरत है। मुझे पूरा यकीन है, मैं नजदीक से देख रहा हूं, चाहे महाराष्ट्र हो या पूरा देश हो, एजुकेशन सिस्टम बहुत तेजी से इंप्रूव हो रहा है और आने वाले दिनों में और अच्छा होगा, ये मैं आपको आश्वासन देता हूं। ओके, थोड़ा स्पिरिचुअल पार्ट में आते हैं सर। अभी अब स्पिरिचुअली आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई? स्पिरिचुअली बहुत बड़ा वर्ड है। मैं मेरे आराध्य से कम्युनिकेट करता हूँ, मैं मेरे भगवान से बातचीत करता हूँ, मैं इतना ही जानता हूँ। और उसके 3-4 नियम है कि सच में दिल से कभी किसी का बुरा ना सोचो। सच में दिल से, राजनीति में भी हम मतभेद रखते हैं, मतभेद नहीं रखते हैं। और कोई कंपटीशन नहीं होता है, ना इंटरनल ना बाहर।
तो अगर आप माइंड से क्लीन है तो आपको रात को नींद आएगी, आप स्पिरिचुअली कनेक्ट कर पाओगे। बाकी मेडिटेशन, स्पिरिचुअल, ये सब बहुत बड़े वर्ड्स है, मैं तो बहुत छोटा हूँ। मुझे खाली इतना मालूम है, मैं मेरे महादेव से, मैं मेरी माँ गायत्री से, मैं मेरे भगवान विष्णु से रोज बातचीत करता हूँ। मेरे लिए यही स्पिरिचुअल है। ठीक है, एक छोटा पार्ट आप स्टूडेंट्स को थोड़ा आप खुद ही बोलिए, जब आप स्पिरिचुअल हुए तो लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए? देखिए, मैंने स्पिरिचुअल कब से हुआ ये तो मालूम नहीं, जॉइंट फैमिली से ही बड़ा हुआ और तब से ही बहुत रिलीजियस हूँ। ऐसे पिता मिले जिसने मुझे धर्म विज्ञान की दिशा से समझाया। हमारा धर्म कितना वैज्ञानिक है ये मुझे समझने का सौभाग्य मिला। और इससे एक बहुत अच्छा होता है कि बड़ी से बड़ी मुसीबत, मुझे लगता है मेरे जीवन में सबसे बड़ा कोई कड़वा फेज था, कोई सबसे मुसीबत वाला फेज था तो पिछली जनवरी थी। और उस समय भी मैं स्थिर रहा, तो उसका एकमात्र कारण है कि मेरा विश्वास भगवान में था, मैं भगवान से जुड़ा रहा। और कभी भी आप जब लाइफ में प्रॉब्लम में आते हैं तो आपको स्थिर रहना बहुत जरूरी है। आपको मैं एक बहुत छोटी इंसिडेंट बताता हूँ। मैं मेरे पिताजी को बहुत मिस करता हूँ, हर हफ्ते वो सपने में आते मुझे। उनकी एक बात बहुत अच्छी थी, मैं जब एक सब्जेक्ट में फेल हुआ था तो मुझे डांटने के बदले वो डिनर पे लेके गए। तो मैंने बोला, पापा मुझे डिनर पे क्यों लेके गया, मुझे डांटना चाहिए। तो बोला, क्यों डांटना चाहिए? मैं, पापा फेल हुआ ना एक सब्जेक्ट में। बोला, तो वो तू डिसाइड कर ले अभी क्यों फेल हुआ। उन्होंने मुझे कभी डांटा नहीं, कभी गुस्सा नहीं हुआ, कभी मेरे पे चिल्लाए नहीं। मुझे लगता है वो अटूट विश्वास रखते थे खुद पर, मुझ पर और सबसे ज्यादा भगवान पर। तो मुझे लगता है जब आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहते हो ना, तो आप नेगेटिव एनर्जी को अंदर आने ही नहीं देते हो। और सभी स्टूडेंट्स को मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप रोजाना स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहो। और मुझे एक बहुत विद्वान ने एक बहुत अच्छी चीज सिखाई, जो व्यक्ति आपके साथ व्यक्तियों के बारे में बात करता है वो सबसे बड़ा रेड सिग्नल है, उससे दूर हो जाओ। यानी जो गॉसिप करता है, किसी व्यक्ति की बुराई करता है, उससे दूर हो जाओ। जो व्यक्ति आपको इवेंट्स के बारे में बात करता है कि अरे उसका पॉडकास्ट बहुत अच्छा था, अरे वो कार्यक्रम बहुत अच्छा था, उसको थोड़ा नजदीक रखो। वो इंटेलिजेंट है, वो अच्छा है, प्रोग्रेसिव है। पर जो आदमी आपके साथ आइडियाज डिस्कस करता है, कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करता है, कुछ नया लाने का सोचता है, उसको आप सबसे नजदीक रहो। ये आपके जीवन का सबसे जीनियस व्यक्ति है, ये सबसे प्रोग्रेसिव व्यक्ति है। और इसके लिए जो गॉसिप करता है, जो व्यक्तियों के बारे में बात करता है, उससे दूर रहना सबसे बड़ी स्पिरिचुअलिटी है। कैलाश मानसरोवर जब आप गए थे वो जर्नी कैसी थी, क्योंकि मैं कभी जा नहीं पाया। तो कैलाश जी के ऊपर तो मुझे बहुत जन बोल रहे हैं कि प्रॉपर एक मुझे वीडियो करना चाहिए। बट कैलाश मानसरोवर वो जगह है जहाँ पे विज्ञान बुरी तरह फेल हो जाता है, बुरी तरह फेल हो जाता है। 2017 में मैं पहली बार कैलाश जी की यात्रा पे गया था और अब मेरी धर्मपत्नी के साथ मुझे जाने का मौका मिला। आप स्तंभ रह जाते हो। मेरे साथ पहली बार में एक ऐसे व्यक्ति थे जो बहुत ज्यादा धार्मिक नहीं है, पर वो कैलाश को देखते ही रहे। इट इज द हाईएस्ट कॉस्मोस एनर्जी प्लेस ऑन दिस अर्थ। अर्थ के एग्जैक्ट 0 डिग्री पे है। मानसरोवर झील है, इतने हाई स्तर पे, इतने हाई एल्टीट्यूड पे इतनी बड़ी लेक कहीं नहीं है, फ्रेश वाटर। उसी के बाजू में राक्षस स्थल है जो सॉल्ट वाटर है। उसके ऊपर से एक बर्ड भी नहीं उड़ता। बर्ड पानी नहीं पीता होगा, स्वाभाविक है, नमकीन पानी क्यों पिएगा, पर वहां से बर्ड्स उड़ते भी नहीं है। कैलाश जी और नंदी पर्वत के आजू बाजू जो पर्वत है उनके ऊपर वेजिटेशन, मॉस, काई जिसको हम बोलते हैं, वो उगती है, कैलाश जी पे नहीं उगती है। और कैलाश जी ये ना मैन मेड है ना नेचर मेड है, इट इज मेड बाय समवन एल्स। ऐसा विज्ञान मान चुका है, साइंस मान चुका है। माउंट एवरेस्ट कैलाश जी के डबल हाइट पे है, दुनिया उस पे चढ़ चुकी है। अभी चाइना गवर्नमेंट ने उसको बंद कर दिया, पर जब कैलाश जी के ऊपर ट्रैक अलाउड था, आज तक आप गूगल कर सकते हैं, चाइना गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है, आज तक कोई कैलाश जी चढ़ नहीं पाया। जितने गए वो गायब हो गए, गायब हो गए। ना वो मृत्यु को प्राप्त हुए, ना वापिस आ गए, ना डर के कुछ हुआ, वो गायब हो गए। बहुत ही रहस्यमय जगह है। मानसरोवर भी इतनी है, और मैं नहीं चाहता हूं कि आप उसको सिर्फ साइंस के या रिलीजियस के नजर से देखो। आप खुले मन से कैलाश जी की यात्रा करो, लाइफ चेंज हो जाएगी। लाइफ को आप प्रॉस्पेरिटी, अक्ल, विजडम में बांपोगे, वो आपकी मर्जी होगी,
पर आपकी लाइफ स्पिरिचुअली चेंज होगी और आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। ईगो को क्या लेकर क्या बोलना चाहेंगे आप? नहीं देखिए, ईगो तो ह्यूमन बीइंग में आता ही है, और अगर जिसका एकदम ही ईगो मर गया होगा वो भगवान महावीर या भगवान बुद्ध कहलाएगा, एनलाइटेड कहलाएगा। पर हमें कंट्रोल करना चाहिए, हम जितना हो सके इतना उस पर कंट्रोल करें। और बाहर क्या होता है उस पर अगर आप इफेक्ट ज्यादा ना करें तो आपका ईगो पे कंट्रोल लाना है। पर मेरा ऐसा कोई क्लेम नहीं है कि मेरा ईगो नहीं है या क्या, मैं बहुत साधारण ह्यूमन बीइंग हूँ। प्रयास करता हूँ, मैं मेरी वाइफ को भी बोलता हूँ, मैं रोज प्रयास करता हूँ अपने आप को इम्प्रूव करने का, अपने आप से सेल्फ टॉक करने का, अपनी गलतियां लिखने का, उस पर काम करना। जो मेरे हाथ में मैं वो डेफिनेटली करता हूँ। बैक टू मुंबई, ये बहुत ज़्यादा लोगों का क्वेश्चन है, क्योंकि हर मुंबई में रहने वाले का सपना होता है कि उसे एक घर चाहिए। तो क्या कांदीवली में जो आप रह रहे हैं, तो कुछ प्लान्स हैं कि एक मुंबईकर को अगर घर चाहिए तो उसके लिए गवर्नमेंट कुछ कर रही है? नहीं, अफोर्डेबल हाउसिंग कर रही है, जो जो समझो पात्र नहीं भी हैं उसको सशुल्क में दे रही है। 1+1 की स्कीम पे गवर्नमेंट में डिस्कशंस चालू है, बहुत कुछ चालू है। देखिए, आप गवर्नमेंट को भी कभी कभी सोचिए, एमएमआर रीजन पूरा डेवलप हुआ, नवी मुंबई पूरा खड़ा कर दिया। अब डोंबिवली इतना सुंदर, पलावा मैंने देखा था, इतना सुंदर डोंबिवली भी हो गया है। पर ये मुंबई में ही जो रहने का एक क्रेज है, उसका मुंबा देवी माँ का आशीर्वाद है, यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी है, एबेंडेंस है, खुशियां हैं, सपने हैं, उम्मीद है। तो गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेप्स कर रही है, पर डिमांड सप्लाई का भी अपना इकोनॉमिक्स है। तो जितनी डिमांड ज्यादा होती है इतना वैल्यू भी बढ़ जाता है, पर उसके बीच में रास्ता डेफिनेटली निकल रहा है। जैसे मुंबईकर की प्रॉब्लम्स के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, तो जो ट्रैफिक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है इसके ऊपर है। मुंबई में जो टैक्स है बहुत ज़्यादा लिया जाता है, मतलब मुंबई कर देते ही है। महाराष्ट्र। हाँ, या सो उसमें सर जो ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, ये सच में ट्रैफिक का प्रॉब्लम है या फिर पुअर अर्बन प्लानिंग? नहीं देखिए, पुअर अर्बन प्लानिंग तो नहीं कहेंगे। पहले मुंबई बना, फिर सबब्स बना, सबब्स को भी मुंबई में इंक्लूड किया, अब वो दहिसर तक भी आ गया है। आप देखिए हमने इंप्रूवमेंट क्या किया है ना, एज अ गवर्नमेंट। कांग्रेस के राज में 11 सालों के अंदर 9 किलोमीटर की मेट्रो, वो अंधेरी वाली, और यहाँ पे देवेंद्र जी के नेतृत्व में 350 किलोमीटर का मेट्रो का पूरा रेल नेटवर्क। सीलिंग का बनना गडकरी जी के समय, ये 55 फ्लाईओवर्स जो है ना, ये भी गडकरी जी के जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट में थे तब बनाए हुए हैं, है ना। मैं आपको एक सेकंड खाली सोचने के लिए, आपके आंसर पे उसके पहले एक सेकंड मुंबई कर सोचो, अगर वो 55 फ्लाईओवर्स भी गडकरी जी नहीं बनाते तो मुंबई की ट्रैफिक का क्या हाल होता आज। उसके बाद सी लिंक हुआ, उसके बाद आज कोस्टल रोड हुआ, कोस्टल रोड और ये सब के बाद आप खुद फील कर रहे हो। मैं आपको एक पूछना चाहता हूँ बात, मेट्रो बनी, क्या मेट्रो खाली जा रही है? क्या कोस्टल रोड खाली जा रहा है? क्या सीलिंग खाली जा रहा है? तो आपको यह भी समझना होगा कि लोग गाड़ियां भी इतनी परचेज कर रहे हैं और गवर्नमेंट जेन्युइन एफर्ट्स डाल रही है। अभी यूनिवर्सिटी, मुंबई कलिना यूनिवर्सिटी के ऊपर का जो ब्रिज है इतने हाइट पे वाला, ये सब बन ही रहा है, ऐसा नहीं बन रहा है। देवेंद्र फडणवीस जी का एक क्लियर पॉलिसी है, जिसका उद्घाटन, जिसका भूमि पूजन हम करेंगे उसका उद्घाटन भी हम करेंगे, यानी टाइम बेस। ऐसा नहीं है कि उद्घाटन एक सरकार ने किया, भूमि पूजन एक सरकार ने किया, उद्घाटन चौथी सरकार कर रही है। टाइम बेस्ड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है देवेंद्र फडणवीस। ओके, मुंबई में सिर्फ रीडेवलपमेंट हो रहा है या कमिटीज बन रही हैं या फिर सिर्फ बिल्डिंग्स? कमिटीज यानी कम्युनिटीज? नहीं, कम्युनिटीज, बिल्डिंगें बन रही हैं, रोज बन रहे हैं। आपको मैं और एक चीज बता दूं, पहले मुंबई की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? रास्ता बनता था खुदता था, बनता था खुदता था। अभी हमने क्या किया है, मुंबई अध्यक्ष एमएलए अमित साटम जी ने ये इनिशिएटिव अपने वहां से शुरू किया, हर जगह जा रहे हैं। हमने डक्ट कॉरिडोर बनाया, यूटिलिटी कॉरिडोर, यानी रास्ते के साइड पे एक डक्ट होगा, उसका नाम है यूटिलिटी कॉरिडोर। उस यूटिलिटी कॉरिडोर में ही सारे केबल्स होंगे। तो अगर आपको एक बाजू से दूसरे बाजू वायर्स डालनी है, आप सिर्फ वो डक्ट को टच करेंगे, रास्ते को टच नहीं करेंगे। आज सीमेंट कॉन्क्रीटाइजेशन, आप जिस रास्ते से आए हैं
वो सीमेंट कॉन्क्रीटाइजेशन रोड है, पूरा सीसी रोड हो गया है। इसको अब नेक्स्ट 20-25 ईयर्स के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। मुंबई में सीमेंट कॉन्क्रीटाइजेशन का रोड इतना काम तेजी से हुआ, 95% आज पूरा हो चुका है। तो हर चीज हो रही है। ट्रेन और मेट्रो, जैसे मुझे एक क्वेश्चन था कि मेट्रोज में जो डोर बंद होते हैं सर और ट्रेन्स में नहीं होते हैं, वो अभी काम स्टार्ट हो रहा है, वो पास हो गया। उससे डेथ कितनी ज़्यादा हो रही है, तो ये क्या पहले गवर्नमेंट ने नहीं सोचा इसके ऊपर? देखिए, मैं तो पूरे पॉडकास्ट में यही बता चुका हूं कि पॉलिटिकल विल बहुत जरूरी है। जिनको खाली यही था कि एक धर्म को फुसलाओ, वोट लाओ, सरकार में बने रहो, उससे आप उम्मीद क्या करोगे? यही मांग गोपाल शेट्टी जी ने की थी, ट्रेन डोर क्लोज होने चाहिए, उसको भी पास हो गया है। डेथ कम हो या ना हो, मैं आपको एक लास्ट मेरे तरफ से पूछना चाहता हूं, डेवलपमेंट मेरे लिए क्या है? मेरे घर पे मेरा बच्चा है शिवांश, वो 2014 के बाद जन्मा है, 2017 में जन्मा है, आज वो 8 साल का हो गया है। आपके भी घर में कोई बच्चा होगा जो 2014 के बाद जन्म लिया है, उसको एक बार पूछो, मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट ये नाम सुना है क्या? मैं दादर की पितृछाया कार्यालय में जाता था, संघ की, कांदिवली से दादर। मैं अभी तो मलाड गोरेगांव नहीं पूछा और मेरी मम्मी का फोन आता था, क्या पूछो? अंधेरी दादर बँड्रा पहुंचा नहीं कि अंकिता का फोन आता था, कुठे पोचला, मेरी वाइफ का। ये प्यार नहीं था, ये प्यार नहीं था, ये डर था, डर कि कहां कब फिर किसी ट्रेन के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा और हमारा परिजन, हमारा परिवार का व्यक्ति फिर हमसे दूर हो जाएगा। ये मुंबई में किसी को मालूम नहीं था। 2014 के बाद जन्मे एक बच्चे को मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट होते ट्रेन के अंदर, वो उसको मालूम तक नहीं है। इससे बड़ा डेवलपमेंट का कोई पैरामीटर नहीं हो सकता। मेट्रो प्रोजेक्ट्स हैं जो पेड़ कट रहे हैं, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं एनवायरनमेंट को लेकर? मैंने आपको पहले ही कहा, डेवलपमेंट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। जब विकास होगा तब ये होगा। आप जहां रहते होंगे, मैं जहां रहता हूं, वो बिल्डिंग बनते वक्त कोई झाड़ नहीं कटा था क्या? इतना बड़ा शहर बन गया, नवी मुंबई बन गया, पूरा एमएमआर बन गया, तो झाड़ नहीं कटे क्या? हाँ, उसके बदले हम कितने झाड़ लगा रहे हैं। आज एक पेड़ मां के नाम, ये इतना इमोशनल इनिशिएटिव किसी सरकार ने सोचा? आज सिर्फ नेशनल पार्क के अंदर पीयूष गोयल जी की लीडरशिप में भारतीय जनता पार्टी नॉर्थ मुंबई ने 55,000 झाड़ लगाए। किसी ने चर्चा की उसकी? हर मंत्री, देश का हर मंत्री, हर लीडर एक एक झाड़ अपनी मम्मी के नाम लगा रहा है, उसको संभालने का कसम ले रहा है। क्या ये इनिशिएटिव नहीं है? क्या हम एनवायरनमेंट के प्रति, मैंने तो बताया ना कि हमारे सारे कमिटमेंट्स हम पूरे कर रहे हैं एनवायरनमेंट के प्रति। तो आपको मेट्रो भी चाहिए, ट्रैफिक भी नहीं चाहिए, रस्तों में गड्ढे भी नहीं चाहिए, सब कुछ चाहिए, झाड़ भी नहीं। ये मैं आपको क्या बता रहा हूं, आप कम्युनिस्ट लोगों को सोशल मीडिया से अनफॉलो कर दो, आपको बहुत अच्छा दिखेगा। ये सब वहां से आते सवाल, इम्प्रैक्टिकल सवाल है। ये इसका जवाब आपको भी मालूम है, क्योंकि कोई कुछ पूछ रहा है तो आपको पूछना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा लगेगा खाली सरकार की तारीफ कर रहे हैं। वो सरकार तारीफ के काबिल है, ये सरकार तारीफ के काबिल है, इसके लिए तारीफ हो रही है। और इसके लिए जहां झाड़ कट रहे हैं वहां के रूल्स है। ऐसा नहीं कि आप रैंडमली झाड़ काट देते हो, झाड़ काटने की परमिशन लगती है, उसके बदले आपको एन नंबर ऑफ झाड़ पेड़ उगाने पड़ते हैं, लगाने पड़ते हैं, मेंटेन करने पड़ते हैं। अब तो नए रूल्स है कि जो झाड़ आप शिफ्ट कर सकते हो, वो झाड़ आपको शिफ्ट कंपलसरी करना पड़ेगा। तो ऐसे अनेक न्यू रिफॉर्म्स आ रहे हैं। मुंबई महानगर पालिका की ट्री कमिटी भी ला रही है, पर किसी की राजनीतिक मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, इसके लिए ये सारे सवाल हैं। बाकी सवालों में कोई मतलब नहीं है। मुंबई में वर्ल्ड क्लास प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, बट वहीं पे क्राउडेड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी हैं, क्या कहना है आपको? बहुत अच्छा, आपने बोला क्राउडेड है तो सभी हॉस्पिटल्स में क्राउड है। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की हॉस्पिटल्स भी इतना ही अच्छा परफॉर्म कर रही है। जहां पे जो जो टेक्नोलॉजी की जरूरत है, मुंबई कॉर्पोरेशन आने वाले दिनों में तो और देगी। अब उस पर हम और काम कर रहे हैं। नॉर्थ मुंबई के अंदर भी, मैं नॉर्थ मुंबई का जनरल सेक्रेटरी इसके लिए बता रहा हूँ, पीयूष गोयल जी के माध्यम से 2-2 हॉस्पिटलों का काम शुरू हो रहा है। हमने प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी सरकारी योजनाओं का एम्पेनलमेंट करने के लिए हमने उसके क्लॉज में नंबर है, पहले 40 बेड की जरूरत थी, अब 20 बेड में आप कर सकते हो।
ऐसे अनेक स्टेप्स गवर्नमेंट ले रही है जिससे लोगों की हेल्थ केयर ये बहुत अच्छी हो जाए। ये ग्राउंड लेवल का क्वेश्चन है सर कि साइन कूपर जैसे हॉस्पिटल्स पर पेशेंट्स लोड ज़्यादा हो रहा है, क्या प्रॉब्लम इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर हेल्थ केयर मैन पावर की है? नहीं, देखिए मुंबई बीएमसी की एक बात आपको इसका ये भी समझना पड़ेगा कि हॉस्पिटल में लोग वहाँ बार बार जा रहे हैं, उसके दो कारण हो सकते हैं। एक ये भी हो सकता है कि क्योंकि अफोर्डेबल है, फ्री है, तो लोग वहाँ जाएंगे, और जो जा रहे हैं उनकी पीड़ा पे मैं बिल्कुल पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता हूँ। दूसरा ये भी है कि मुंबई हॉस्पिटल अच्छा ट्रीटमेंट भी दे रही हैं, इसके लिए भी लोग जा रहे हैं, लोग बाहर से भी आ रहे हैं, और पॉपुलेशन होने के कारण हम और हॉस्पिटल्स भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल है, जैसे भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी हॉस्पिटल, शताब्दी हॉस्पिटल कांदिवली वेस्ट, उसमें हम कैसे और सुविधाएं दें, उसको हमको किस तरीके से न्यू टेक्नोलॉजी लाना है, नंबर ऑफ डॉक्टर्स बढ़ाना है, ये दिन रात का संघर्ष है, चल रहा है, और भी उसमें इम्प्रूवमेंट होने वाला है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये मेरे मन से मैं आपको पूछ रहा हूँ। आने वाले टाइम में 1 वीक पहले मैंने एक वीडियो देखा था जहाँ पर एक फॉरेन से पर्सन आए थे। उन्होंने ये कहा कि यही चीज़ मेरे देश में 5 लाख में ये ऑपरेशन हो रहा था, 12 लाख में हो रहा था, पर इंडिया में यही चीज़ 5 लाख में हो रही है। तो ये इतना ज़्यादा बड़ा गैप क्यों है? नहीं, अच्छा है ना अगर अफोर्डेबल है तो। आपके अगर ये गैप क्यों है सर? नहीं नहीं, गैप इसके लिए है, मैन पावर यहाँ पे थोड़ा कम है, टेक्नोलॉजी है, गवर्नमेंट के ऑप्शंस है, स्कीम्स है, हेल्थ इंश्योरेंसेज है, बहुत कुछ है। मैं आपको बताऊं, आपके जितने एनआरआई फ्रेंड्स है वो कॉमेडियन इन्फ्लुएंसर्स तो उस पर वीडियो भी बनाते हैं कि अगर फॉरेन से कोई आता है तो आपको बाद में मिलता है, पहले डेंटिस्ट के पास जाता है, क्योंकि बाहर सब महंगा है। उसका कारण है पॉपुलेशन कम है वहां पे। आप आपके पॉडकास्ट से बोल दो पॉपुलेशन कम करने की बात, आपने जो ऐसा ऐसा करके बोला था कुछ लोगों को अलग, वो कुछ लोग पॉपुलेशन कम करने को रेडी है क्या? क्या पॉपुलेशन ये देश का सवाल नहीं है? क्या पॉपुलेशन पे बात नहीं होनी चाहिए? करो बात, नहीं करेंगे लोग। और इसके लिए बहुत कुछ अच्छा है और सब परफेक्ट है ऐसा कोई मेरा क्लेम नहीं है, पर बहुत अच्छा इंप्रूव डे बाय डे हो रहा है, करप्शन कम हो रहा है, गवर्नमेंटल करप्शन जीरो हो चुका है, और जो ऑफिसरों की मानसिकता है उस पर लगाम घसी जा रही है। तो बहुत अच्छे मार्ग पे मुझे लगता है देश, महाराष्ट्र और मुंबई चल रहा है, और हर यंगस्टर्स को इसमें सपोर्ट करना चाहिए, इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए, सीएम फेलो प्रोग्राम में लोगों को पार्ट लेना चाहिए, अच्छे अच्छे कोर्सेज है वो करने चाहिए, पब्लिक पॉलिसी के कोर्सेज है वो करने चाहिए। रामभाऊ मालगी प्रबोधिनी में आईआईडीएल का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप का प्रोग्राम है वो ज्वाइन करना चाहिए। मैंने आपका एक वीडियो देखा था और आपके बारे में लिखा भी है कि पैंडेमिक के टाइम में आपने अच्छे खासे किट्स बांटे हैं। तो अगला क्वेश्चन है, आपके हिसाब से मुंबई में हेल्थ केयर सिस्टम फ्यूचर पैंडेमिक के लिए कितना प्रिपेयर्ड है? मुझे लगता है मुंबई नहीं पूरा देश प्रिपेयर है। उसकी कारण है, आपको याद होगा हमने ऑक्सीजन ट्रेन चलाया था, पीयूष गोयल जी थे तब मिनिस्टर रेलवे में, गवर्नमेंट ने इतना अच्छा काम किया था, चाहे वो वैक्सीन बनाना, अब फिर समझिए साइंटिस्टों को बैकिंग देना, वैक्सीन बनाना सब ठीक है, पर ऐसी यंत्रणा बनाना कि 140 करोड़ लोगों को वैक्सीन पहुंचाना, इसके पीछे कितना बड़ा मैकेनिज्म होगा। और उसमें सिर्फ सरकार नहीं, मैं लोगों को सलाम देना चाहता हूं, कोविड ये पूरा भारत एक हो गया था। मैं थोड़ा डाइवर्ट करता हूं क्योंकि अचानक स्ट्राइक हुआ। विपक्ष में कौन प्रधानमंत्री होता तो कोविड इससे बेटर, छोड़ दो, पूरा डिजास्टर में चला जाता। ऐसे 10 नाम आपके मन में ऑलरेडी आ गए, आप बोल नहीं पा रहे हो। ये तो नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व था कि जिसने कहा कि अब हम सब अपने आप को क्वारंटाइन करेंगे, और पूरे देश ने माना। क्या ओपनली पूछता हूं मैं, क्या कांग्रेस के युवराज अगर बोलते तो ये देश की जनता मानती? एक लीडरशिप चाहिए, एक ऑरा चाहिए, एक करिश्मा चाहिए, चरिश्मा चाहिए, जिसको लोग माने, जिसने परफॉर्मेंस दिया। लोगों को ऑक्सीजन पहुंचाने की ट्रेन चली है, लोगों को क्वारंटाइन होने के लिए सुविधाएं खड़ी हुई है, वैक्सीन प्राप्त हुई है। ये सहारा मैंने हुआ कि कुछ उसमें प्रॉब्लम्स नहीं हुई, बहुत प्रॉब्लम्स हुई, बेचारे कितने गुजर गए। फिर बता रहा हूं, दूसरे देशों से ज्यादा आउट परफॉर्म किया हमने। और कोविड के समय मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी जो अपने हाथ में, अपने हथेली में जान को लेकर लोगों की सेवा की है, वो भी लोग भूलेंगे नहीं। मॉनसून के ऊपर बात करनी थी सर, मुंबई प्रिपेयर है मॉनसून के लिए? मुंबई
कि जो नाला सफाई की काम है, आज खुद मुंबई अध्यक्ष अमित साटम जी सारे कॉरपोरेटर्स को लेके, मेयर्स को लेके नाला क्लीनिंग की काम कर रहे हैं। कितनी जगह पे कॉन्ट्रैक्टर और नाला क्लीनिंग के नाम पे स्कैम करने का प्रयास कर रहे थे, उसको हमने ही उजागर किया। देखिए, यही ब्यूटी है भारतीय जनता पार्टी की। हमारी सरकार, हमारे महापौर, उसके बावजूद हमारे ही लीडर्स ने उसको उजागर किया कि किस तरीके से स्कैम हो रहा है, उसको रोका गया, नाला क्लीनिंग हो रहा है। अब मुझे इतना पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में कम प्रॉब्लम्स आएंगी। मैं 100% ये नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएंगी मुंबई में। उसका और एक बात है, मैं आप सबके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आपको कभी सपना नहीं है कि जू बीच में भी कोरल्स हो? जैसे हम मॉलदीव्स में जाते हैं स्कूबा डाइविंग करने, क्यों हमारे जू बीच में नहीं करना चाहते हम? कारण मालूम है आपको? मुंबई को अपनी जागीर मानने वाले लोगों ने इसमें कभी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी भी नहीं किया। हमारे पास सिर्फ 2 प्राइमरी लेवल के एसटीपीज थे। ये तो मुख्यमंत्री मिस्टर डेवलपमेंट विकास पुरुष देवा भाव है, जिनके नेतृत्व में आज 7 एसटीपी बन रहे हैं, बनने ऑलमोस्ट पूरे भी हो गए हैं, जिसके माध्यम से हमारा सीवेज अभी हम डायरेक्ट ओशंस में डालना बंद कर देंगे। मुंबई जैसा महानगर और एसटीपी प्लांट नहीं था। कभी किसी ने उनको सवाल तक, मैं जो पॉडकास्ट के पहले बोल रहा था ना, सारी उम्मीदें ही हमसे है, उसका कारण है परफॉर्म भी हम कर रहे हैं। एसटीपीज नहीं है, सेकेंडरी और टर्शियरी लेवल के एसटीपीज नहीं है। मुझे कैलाश जी की यात्रा में एक प्रतीक भाई करके मित्र मेरे मिले जो ये सब के एक्सपर्ट है। मेरे से ज्यादा वो मुझे बता रहे थे कि कितना अच्छा काम हो रहा है ये एसटीपीज होने के कारण। तो बहुत अच्छे अच्छे इनिशिएटिव्स आ रहे हैं। थोड़ा समय दीजिए, अभी तो 100 दिन नहीं हुए मुंबई महानगर पालिका में, और आप देखिए देवेंद्र फडणवीस जी, हमारी महापौर रितुताई, अमित साटम जी, इनके नेतृत्व में मुंबई को बहुत अच्छा जस्टिस मिलने वाला है। फिर भी मुंबई में पूरे एरियाज में नहीं, कुछ एरियाज में पानी भर जाता है। नहीं, मैंने तो कहा ना बहुत एरियाज में भरेगा। देखिए, कोई भी चीज हम कहां से शुरू करते हैं और कहां पहुंचे वो देखा जाता है। मेरा या पार्टी का ये बिल्कुल क्लेम नहीं है कि 100% पानी नहीं भरेगा। कभी ऐसा कोई क्लेम है तो मुझे बता दीजिए। पहले जहां भरता था उससे का, और हमें आके 100 डेज हुए हैं। वी आर नॉट हियर कि 2 साल 3 साल से है, 25 सालों से जिन्होंने हालत खराब करके रखी है, ये सवाल उनको पूछना चाहिए। पर हमने ये तय किया, सवाल पूछने से अच्छा हम इंप्रूव करेंगे, हम डेवलपमेंट का काम करेंगे। ओके, आप मीठी नदी को तो जानते होंगे। सेम वो सभी उसमें आ गया। बट सर, हर साल करोड़ों का जो एक बजट है उसके लिए भी दिया जाता है, फिर भी फ्लडिंग आ जाता है। यही तो मैं आपको बता रहा हूं। पूरा कॉन्ट्रैक्टरों का, टेंडर सिस्टमों का, ये पूरी जाल ही फोड़ने की जरूरत है। और इसके लिए मुंबई महानगर पालिका के अंदर एक पारदर्शी सरकार आई है जो करप्शन के खिलाफ लड़ रही है। अगर आपको पावर दी जाए तो मुंबई कस के लिए आप कौन सी 3 चीजें करेंगे? फिर मेरा क्लैरिटी बहुत है। पावर दी जाए ये शब्द ही मेरे लिए नेगेटिव है। पावर क्यों चाहिए आपको? हाँ, जवाबदारी होगी, अच्छा पोस्ट होगा, अगर आपका ये मतलब है तो मैं डेफिनेटली किस तरीके से एडुकेशन, मुंबई की एडुकेशन कैसे इंप्रूव हो, मुंबई के टॉयलेट्स कैसे इंप्रूव हो, और मुंबई की ट्रैफिक कैसे इंप्रूव हो, इन चीज़ों पे काम करते करते यंगस्टरों के लिए काम करना पसंद करूंगा, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के लिए काम करना पसंद करूंगा। आपने हमारे सीएम देवेंद्र फडणवीस जी के साथ कभी काम किया है? मैं उनकी महाजनादेश यात्रा में उनका रथ प्रमुख था और मैं 1.25 महीना उनके साथ था। तो मेरा काम था। पब्लिकली इतना ओपन नहीं हुआ है, क्यों? नहीं था ना, उस टाइम से सब वीडियोस थे। रथ पे हम थे, 1.25 महीना थे, 5 रथ मेरे पास थे। मोहित खम्बोज जी की लीडरशिप में हमने काम किया। बहुत एक्सपीरियंस क्या था आपका? बहुत सुंदर एक्सपीरियंस था। मतलब कैसे पूरी महाराष्ट्र की जनता ने देवा भाव को अपना नेता मान लिया है ना, ये उसी समय दिख गया था। और देवा भाव, मुझे लगता है मुंडे जी के बाद वो नेता थे जिन्होंने गली गली महाराष्ट्र के उनका वो रथ घुमा था। बहुत सुंदर यंत्रणा लगाई थी उस वक्त की महाराष्ट्र बीजेपी ने। और उसके बावजूद हर रोज सुबह 1.5-2 घंटे वो सर्किट हाउस जाके पहले मुख्यमंत्री का काम करते थे और फिर यात्रा पे निकलते थे, चुनाव के बीच में भी। तो देवेंद्र फडणवीस जी, इस व्यक्ति महत्व पे तो मैं और 2-3 घंटे बोल सकता हूँ। एक अलग लीडरशिप है जिन्होंने महाराष्ट्र के अंदर मसल पॉलिटिक्स कम कर दिया, महाराष्ट्र के अंदर करप्ट पॉलिटिक्स बंद कर दिया, महाराष्ट्र के अंदर ये जो जात पात का जो दिमक लगा दिया था महाराष्ट्र के अंदर, उसको कम करने का प्रयास देवेंद्र जी ने किया है। और ये सब करते करते हम ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी, महाराष्ट्र राज्य अकेला
1 ट्रिलियन की इकोनॉमी पे बहुत जल्दी पहुंचने वाला है। महाराष्ट्र राज्य ये इसकी जीडीपी यूएई के नजदीक पहुंच गई है, यूएई को सरपास कर चुकी है। ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने इतने फाइट्स सहन किए, इतने बैक स्टेप्स फेस किए, उसके बावजूद महाराष्ट्र का विकास ये उन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दिया। और आज जब हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं तो महाराष्ट्र ये स्टेट पूरे भारत का नंबर 1 का राज्य है। इसके लिए मैं देवेंद्र जी का धन्यवाद करता हूँ। आपने कहा आप 2 घंटे बोल सकते हैं देवेंद्र जी के ऊपर, मुझे आप ना 2 मिनट बोल दीजिए कि महाराष्ट्र की जनता ने देवेंद्र जी को क्यों चुना। किसानों के लिए खड़े रहे, महाराष्ट्र के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खड़े रहे, महाराष्ट्र के संस्कृति के लिए खड़े रहे, महाराष्ट्र के माउली के लिए खड़े रहे, महाराष्ट्र के जात पात की जाल को खत्म करने के लिए काम किया और महाराष्ट्र के यंगस्टर्स को पूरा विश्वास दिलाया कि महाराष्ट्र ये देश का नंबर 1 राज्य बन सकता है। और सारे यंगस्टर्स उसके साथ खड़े हो गए। गवर्नमेंट सिस्टम, बड़े बड़े पत्रकार, जितनी डिपार्टमेंटल लॉबीज हैं, ये सारी देवेंद्र जी के लीडरशिप को एक्सेप्ट कर चुकी है। उसका एकमात्र कारण है परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस एंड परफॉर्मेंस। चुनिए पार्ट, एकनाथ शिंदे जी या फिर देवेंद्र फडणवीस जी। देवेंद्र जी। कारण मेरे क्या वो काम एकनाथ शिंदे जी नहीं कर सकते हैं जो देवेंद्र जी ने किया है? नहीं, देखिए ऐसा है, आप पिताजी और ताऊजी में चुनने की बात कर रहे हैं। ताऊजी भी अच्छे हैं, पिताजी भी अच्छे हैं। पिताजी हैं इसके लिए अच्छे नहीं है, पिताजी परफॉर्मेंस देखिए देवेंद्र जी को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। देवेंद्र जी को एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, पब्लिक एक्सपीरियंस, वो महाराष्ट्र राज्य के अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, वो नागपुर के मेयर थे। उन्होंने गवर्नमेंट को, पार्टी को, जनता को, सबको नजदीक से काम किया है। उनको वो मौका मिला है। आप शुरू से देवेंद्र जी की लाइफ देखिए। आप पहले महापौर बनना नागपुर का, महाराष्ट्र राज्य जैसे बड़े राज्य का अध्यक्ष बनना, और वो भी उस समय लोकसभा चुनाव। तो जो देवेंद्र जी को एक्सपीरियंस मिला है वो ओवरऑल महाराष्ट्र का था। और एकनाथ शिंदे जी को भी जब मौका मिला उन्होंने भी बहुत अच्छा किया, ऐसा कुछ नहीं है। पर देवेंद्र जी ये महाराष्ट्र के पूरे देश में, अगर आप आज टॉप 5, टॉप 10 लीडर देखते हैं तो देवेंद्र फडणवीस जी उसमें उभर के आते हैं। सर एक लास्ट पार्ट है हमारे पॉडकास्ट का जहां पर यंग यूथ को आप कुछ बताएंगे, ठीक है? तो यहाँ पे मैं कुछ आपको चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। जो आज का हमारा पूरा टॉपिक था वो यंग यूथ के जॉब को लेकर, उनकी स्किल्स को लेकर। एक इंसान जो बाहर से आकर हमारे देश में ये कह रहा है कि मैं जॉब एम्प्लॉयमेंट्स और निकालूंगा, आप इसको निकाल दीजिए, आप उनको निकाल दीजिए। तो आप यंग यूथ को क्या कहना चाहते हैं कि उन्हें किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करके गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए? कैमरा आपकी तरफ है। देखिए, आपके सवाल में जो नेगेटिव पार्ट था पहले उसका जवाब दे दूं ताकि आपकी रील अच्छी बने और वो पॉजिटिव बने। जो खुद डिपोर्ट हुए हैं कहीं और देश से, उसके बारे में मुझे कोई कमेंट नहीं करना है। वो मुखाटे हैं, उसका कोई बात नहीं करना है। एक यंगस्टर्स को मैं प्रीच करूं, इतना बड़ा मैं हूं नहीं। यंगस्टर्स के साथ मिलकर काम करना चाहता हूं। मुझे एक बार मंगल प्रभात लोढ़ा जी ने बहुत सुंदर एक कार्यक्रम में कहा था यंगस्टर्स को, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं सोचता हूँ आपको बताऊं, क्योंकि मैं प्रिपेयर्ड नहीं था, पूछने वाले थे, तो वो एग्जांपल मुझे याद आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। आप कोई भी काम करो, कोई भी चीज करो, उसको 1000 दिन दो। एक पहले आप सोच लो इसमें मेरा क्या नुकसान होगा, मेरा कितना समय जाएगा, मेरे कितने रिसोर्सेज जाएंगे, और वो सब प्लानिंग करके, तैयारी करके फिर उसमें 1000 दिन कूद जाओ। 1000 दिन के पहले आप गिव अप मत करना। समझो आप 1000 दिन के बाद भी सक्सेसफुल नहीं हुए तो आपको उस लाइन का इतना बड़ा एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि आप बुक लिख के भी बेस्ट सेलर बना दोगे। और इसके लिए जहां तक यंगस्टर्स को भारत की बात है, मैं सारे फैमिलीज को अपील करूंगा। हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है संस्कृति और उसका एक भाग है संवाद। जिन परिवारों में संवाद खत्म हो जाता है उन परिवारों में ये यूनिवर्सिटी की इम्प्रैक्टिकल बातें मन में घुसाई जाती है। यूनिवर्सिटी यानी यूनिवर्सिटी के कॉरिडोर में जो बात होती है, ये फेक वामपंथी आपके बच्चों का दिमाग बोगस कर देंगे। और इसके लिए अगर परिवार में संवाद बढ़ा रहेगा तो सारी प्रॉब्लम्स कम होंगी। देश में एक संस्कृति को, विकास को प्रायोरिटी देने वाली सरकार है जो आपका पासपोर्ट मजबूत बना चुकी है, आपके देश की इमेज स्ट्रॉन्ग कर चुकी है। विथ n नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स भी हम आगे बढ़ रहे हैं। मैंने कहा n नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स के साथ,
ऐसा नहीं है कि उसको सॉल्व कर दिया होगा, पर उसके बावजूद हम आगे की दिशा में जा रहे हैं, पॉजिटिव दिशा में जा रहे हैं, सबको साथ लेके जा रहे हैं। प्रधानमंत्री का नारा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका भागीदारी। तो ये सारे मंत्रों के साथ भारत आगे बढ़ रहा है और मुझे पूरा विश्वास है मेरे यंगस्टर्स को, मेरे को कोई सिखाने की जरूरत नहीं है। ये नया जनरेशन है, ये रेव पार्टी नहीं, ये भजन जैमिंग करने वाला जनरेशन है और ये पूरी की पूरा ये सनातन के तरफ इंक्लाइंड जनरेशन है। मुझे पूरा विश्वास है हम सब मिलकर भारत को सिर्फ डेवलपमेंट नहीं तो एक बेटर प्लेस टू लिव, एंजॉय एंड चेरिश, ये हम सब मिलके बनाएंगे। जी निखिल जी, थैंक यू सो मच आपके समय के लिए। थैंक यू, मिलते हैं नए पॉडकास्ट में नए गेस्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।